Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो विमेंस राइटिंग सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर जिनके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस कोई भी रैंडमली नहीं उठाए हैं बल्कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेसिस पर इन्हें केयरफुली सेलेक्ट किया गया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% यही से आपका पेपर कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम में आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी लेकर आई हूँ। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उन स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकलते ही इन्हें हम जो है तुरंत व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, हमारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, तो एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज़ आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपको इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो आप उनका पेड वर्जन भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाके आप अपने नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है, नोट्स का प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहेगा। तो अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। विमेंस राइटिंग हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। The first question is evaluate the role of female solidarity and community as mechanisms of resistance and healing in the color purple। सबसे पहले हम solidarity का मतलब होता है यूनिटी। ठीक है, म्यूचुअल सपोर्ट। फीमेल सोलिडारिटी यानी कि फीमेल्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी जो है समरी जान लेते हैं। द कलर पर्पल, जिसे एलिस वॉकर ने लिखा है, इसकी ऑथर एलिस वॉकर है। ये जो नोवेल है, ये जो हमारी नोवेल है, इसे 1982 के अंदर पब्लिश किया गया था। ऑथर हमारी एलिस वॉकर है। ठीक है, और ये जो जेनर है ये रिटन एज अ लेटर। ये जो नोवेल है इसके अंदर ना लगभग लेटर्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, नोवेल जो है वो साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स साउदर्न यूएस के बारे में है, 20th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, इसमें जो है सिली, CELIE, सिली की ज़िंदगी के बारे में इन्होंने कुछ बताया है, जो कि एक पुअर अफ्रीकन अमेरिकन लड़की है जो कि अब्यूज़, ऑपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम हर लव्ड वन से सफ़र करती है, लेकिन ग्रेजुअली वो अपनी स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट पाती है। ठीक है, स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि सेली जो है वो भगवान को, गॉड को एक लेटर लिख रही है। एक छोटी बच्ची है सेली जो कि रिपीटेडली एक आदमी से अब्यूज़ होती है जो कि उसके पापा है। ठीक है, मतलब कि अपने पापा से जो है एक छोटी सी उम्र में वो हमेशा से अब्यूज़ होती आई है और उसके पापा का नाम है अल्फोंसो। ठीक है, वो 2 बार प्रेग्नेंट होती है और दोनों बार उसका बच्चा उससे ले लिया जाता है। सेली अनएजुकेटेड है, फ्राइटेंड है, इमोशनली ब्रोकन है एंड टोट टू रिमेन साइलेंट। उसे कहा जाता है कि उसे सिखाया गया है चुप रहना। अपने ही पापा से उसे अब्यूज़ होता है, वो 2 बार प्रेग्नेंट होती है, दोनों बार उससे बच्चा ले लिया जाता है और उसे सिखाया जाता है कि तुम्हें चुप रहना है। इमोशनली ब्रोकन, फ्राइटेंड और अनएजुकेटेड लड़की है। उसकी जो छोटी बहन है नेटी, वो अपनी जो सिली है वो अपनी छोटी बहन नेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, सिली की ज़बरदस्ती एक विडोवर से शादी कराई जाती है जिसका नाम मिस्टर है। ठीक है, बाद में उसे एल्बर्ट भी कहा गया है। मिस्टर के नाम से मिस्टर और बाद में लेटर ऑन उसे एल्बर्ट कहा गया है। तो मिस्टर एल्बर्ट से उसकी शादी होती है जो कि एक तलाकशुदा इंसान है, तलाकशुदा नहीं, जिसकी बीवी मर गई है। ठीक है, एल्बर्ट मेनली सिली से चाहता है कि भाई वो उसके घर का ध्यान रखे, उसके बच्चे पाले और एक नौकर की तरह काम करे। ठीक है, वो उसे क्रूअली, बहुत बुरी तरीके से उसे ट्रीट करता है, उसे फिजिकली और इमोशनली उसका अब्यूज़ करता है। सिली को ट्रैप्ड और पावरलेस फील होता है। ठीक है, नेटी जो है, जो सिली की छोटी बहन है, वो घर से भाग जाती है। ठीक है, और ब्रीफली सिली के साथ रहती है। यानी कि नेटी जो है जब अपने, क्योंकि सिली की तो शादी हो गई तो नेटी अपने पापा के साथ होती है।
तो नेटी जो है अपने घर से भाग जाती है और ब्रीफली सिली के साथ रुकती है। अब जो एल्बर्ट है वो नेटी से अट्रैक्टेड है कि भी एल्बर्ट जो सिली का पति है वो नेटी से अट्रैक्टेड है, लेकिन जो नेटी है वो उसको रिजेक्ट कर देती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना। इवेंचुअली वो भी सिली को छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसके साथ कोई अब्यूज़ ना हो। सिली जो है नेटी के साथ कांटेक्ट खो देती है बहुत सारे सालों तक, और सिली को ऐसा लगता है कि नेटी जो है वो मर गई है। ठीक है, सिली के बिना बताए एल्बर्ट जो है सीक्रेटली नेटी के लेटर्स उससे छुपा देता है, यानी कि नेटी जो है वो सिली के लिए कुछ लेटर्स लिख के जाती है, लेकिन एल्बर्ट जो है वो लेटर्स उससे छुपा देता है। ठीक है, जो एल्बर्ट है वो नेटी ने जो अपनी बहन के लिए लेटर्स लिखे हैं वो छुपा देता है। एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है जब एक फेमस ब्लू सिंगर जिसे शग एवरी कहते हैं वो आता है घर पे रहने के लिए, और क्योंकि वो बीमार है। सिली जो है शग को बहुत लंबे टाइम से एडमायर करती है। शुरू में शग जो है प्राउड है और इंडिपेंडेंट है, बट इवेंचुअली वो जो है वो जो शग है शग एवरी जो है वो लड़की है और वो धीरे धीरे सिली के क्लोज आ जाती है। उनकी जो रिलेशनशिप है वो सिली की ज़िंदगी को बदल देती है इमोशनली और साइकोलॉजिकली। शग जो है सिली को काइंडनेस दिखाती है, हेल्प्स हर, और उसको वैल्यू दिखाती है कि सिली की कितनी वैल्यू है, उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए एनकरेज करती है और उसकी मदद करती है अपनी आवाज़ और कॉन्फिडेंस को पाने में। शग जो है सिली की मदद करती है ये डिस्कवर करने में कि एल्बर्ट ने नेटी के लेटर्स छुपा रखे हैं, एल्बर्ट जो है उसकी बहन के लेटर्स उससे छुपा रहा है। नेटी के लेटर्स की मदद से सिली को पता लगता है कि नेटी जिंदा है, उसका चाइल्डहुड सर्वाइव कर गया एंड हर चिल्ड्रन वर अडोप्टेड बाय मिशनरीज। उसके जो नेटी के सिली के बच्चे हैं वो सरवाइव कर रहे हैं और उनके बच्चों को अडॉप्ट मिशनरीज ने किया है। नेटी जो है वो एक मिशनरी अफ्रीका में एक मिशनरी की तरह काम करती है विद अ कपल नेम सैमुअल एंड कोरीन। अब देखो SAMUEL सैमुअल एंड CORRINE कोरीन, ये दोनों कपल हैं और इनके साथ मिलके नेटी जो है वो काम कर रही है। लेटर में पता चलता है अफ्रीकन कल्चर के बारे में, colonialism, racism, sexism and connection between African and African American experiences। सिली के जो बच्चे हैं एडम एंड ओलिविया वो अफ्रीका में बड़े होते हैं बिना ये जाने कि सिली उनकी मदर है। देखो वो जो सिली से 2 बच्चे छीन लिए गए थे ना, वही बच्चे हैं एडम और ओलिविया जो कि अभी जिंदा हैं और उन्हें ये नहीं पता कि सिली उनकी माँ है। सिली को इंडिपेंडेंस मिलती है सालों की सफरिंग के बाद। सिली जो है फाइनली एडबर्ट के आगे खड़ी होती है। शग के सपोर्ट की मदद से सिली जो है उसे छोड़ जाती है और मेम्फिस में मूव हो जाती है। MEMPHIS मेम्फिस एक जगह है जहाँ पर वो चली जाती है। वहाँ पर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाती है, एक बिजनेस शुरू करके, और पैंट्स बेचना शुरू करती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिली के लिए क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, सिली को बदल देता है। एक साइलेंट विक्टिम से अब वो एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट वुमन बन गई है। कौन? सिली। उसे क्या सीखने को मिलता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। लेटर इन द नोवेल जो एल्बर्ट है वो एक इंसान, मतलब वो बदल जाता है। एल्बर्ट एज अ पर्सन बदल जाता है, वो और भी ज़्यादा काइंड, रिफ्लेक्टिव एंड रिग्रेटफुल अबाउट हिज पास्ट क्रूएल्टी। एल्बर्ट भी बदल जाता है, वो और भी ज़्यादा काइंड, रिफ्लेक्टिव बन जाता है और उसने पहले जो हरकतें की थी सिली के साथ वो इवेंचुअली रिग्रेट करता है। इवेंचुअली एल्बर्ट और जो सिली है वो एक पीसफुल फ्रेंडशिप बना लेते हैं। नोवेल ये दिखाती है कि लोग कैसे टाइम के साथ बदल जाते हैं और इमोशनली ग्रो हो जाते हैं। सिली को बाद में पता लगता है कि अल्फोंसो वॉज नॉट हर बायोलॉजिकल फादर, यानी कि वो इंसान जिसे वो पापा मानती है, जिसने उसका बहुत बार अब्यूज़ किया, जिसके साथ 2 बच्चे किए, वो एक्चुअल में उसका बाप था ही नहीं। ही वॉज नॉट हर एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर। हर रियल फादर जो उसके असली पापा थे उनका मर्डर हुआ था एक रेशियल वायलेंस की वजह से एंड इकोनॉमिक जेलिसी की वजह से। अल्फोंसो के मरने के बाद सिली जो है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती है और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी गेन कर लेती है। ये जो इनहेरिटेंस है वो क्या सिंबलाइज करती है? रिक्लेमिंग आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को क्लेम कर रही है, फ्रीडम एंड जस्टिस। एंड ऑफ द नोवेल में नेटी जो है वो वापस अफ्रीका आ जाती है। सिली अपनी बहन के साथ रीयूनाइट करती है और सिली अपने बच्चों से भी मिल जाती है। एंडिंग बहुत ही इमोशनल और होपफुल होती है। सिली को फाइनली लव, फैमिली, डिग्निटी एंड इनर पीस मिलता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है सिली,
प्रोटैगनिस्ट है क्वाइट अब्यूज्ड, इमोशनली स्ट्रॉन्ग अंडरनीथ एंड ग्रेजुअली बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। नेटी जो है वो सिली की इंटेलिजेंट और केयरिंग सिस्टर है जो कि सरवाइव कर जाती है और अपनी उम्मीद को जिंदा रखती है। शग एवरी एक बोल्ड इंडिपेंडेंट ब्लूज सिंगर है जो कि सिली की मदद करती है सेल्फ वर्थ और फ्रीडम डिस्कवर करने में। एल्बर्ट जिसे मिस्टर भी कहा गया है वो सिली के अब्यूजिव हस्बैंड है जो बाद में चेंज हो जाते हैं और भी ज़्यादा ह्यूमेन हो जाते हैं। सोफिया एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है जो कि अल्फोंसो के बेटे हार्पो से जिसने शादी की है, वो मेल अथॉरिटी को सबमिट करने में नहीं चाहती, मतलब वो स्ट्रॉन्ग खड़ी रहती है, मेल अथॉरिटी के सामने नहीं झुकती और सिंबलाइज कर रही है रेजिस्टेंस एंड फीमेल स्ट्रेंथ। दोबारा बताते हैं सोफिया कौन है। अ स्ट्रॉन्ग वुमेन मैरिड टू एल्बर्टसन, एल्बर्ट का बेटा है हार्पो, ठीक है। हार्पो से सोफिया की शादी होती है और एल्बर्ट कौन है जिससे सिली की शादी होती है, मिस्टर, ठीक है। अब इसमें कुछ मेन थीम है। फर्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ वुमेन। नोवेल दिखाती है कि कैसे ब्लैक वुमेन को अब्यूज, सेक्सिज्म और इनइक्वालिटी कितना फेस करना पड़ता था। फीमेल स्ट्रेंथ एंड सिस्टरहुड, रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन हेल्प कैरेक्टर सर्वाइव एंड ग्रोस, जो सॉलिडारिटी है वुमेन के बीच में उसने कैसे मदद करी सिली को ग्रो करने में। रेसिज्म, स्टोरी एक्सप्लोर कर रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन। आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, सिली जो है वो ग्रेजुअली ये लर्न करती है टू वैल्यू हर सेल्फ एंड फाइंड हर ओन वॉइस। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस आर सेंट्रल टू सिलीज ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिचुअल ग्रोथ, सिली की जो अंडरस्टैंडिंग है भगवान की वो उसे एक मतलब कि एक डरी हुई लड़की, सहमी हुई लड़की से एक लव एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ में उसे पाने में मदद करती है। यानी कि एक ऐसी लड़की जो डरी हुई सहमी हुई रहती थी आज वो कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इमोशनली मेच्योर है। अब ये कलर पर्पल, इस नोवेल का नाम द कलर पर्पल क्यों लिखा हुआ है, ये क्या सिंबलाइज करता है। द टाइटल सिंबलाइजेज ब्यूटी इन द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। शक जो है वो सिली को बताती है दैट इग्नोरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की खूबसूरती को इग्नोर करने से, जैसे कि जो पर्पल कलर है फील्ड में, अगर आप नेचर की ब्यूटी को नहीं इग्नोर कर देते हो, नेचर की ब्यूटी को इग्नोर करने से आप भगवान की इंसल्ट कर रहे हो, उनको डिसऑनर कर रहे हो, ठीक है। ये जो पूरी नॉवल है ये एक ऐसी वुमेन की स्टोरी बताती है जो अब्यूज, रेसिज्म, सफरिंग को सहन करके और इवेंचुअली शी गेन्स कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, लव, हैप्पीनेस थ्रू सेल्फ डिस्कवरी एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। इट इज़ अ पावरफुल स्टोरी अबाउट रेजिलियंस, हीलिंग एंड फीमेल एम्पावरमेंट, ठीक है। स्टोरी हो गई कंप्लीट। चलो भाई अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इवेल्युएट द रोल ऑफ फीमेल सॉलिडारिटी एंड कम्युनिटी एज मैकेनिज्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड हीलिंग, कि कैसे फीमेल सॉलिडारिटी से अगर विमेन का साथ देने लगे तो कैसे एक हीलिंग होने लग जाती है, कैसे आप मैकेनिज्म्स, कैसे आप पेट्रियार्कल सोसाइटी को एक रेशियल सोसाइटी से आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो। हाउ डू द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन इन द कलर पर्पल कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्पावरमेंट। कलर पर्पल जिसे एलिस वॉकर ने लिखा एक बहुत ही पावरफुल नॉवल है जो कि एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ रेसिज्म, पेट्रियार्की, ऑपरेशन, आइडेंटिटी एंड फीमेल एम्पावरमेंट थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ सिली। सिली की एक्सपीरियंसेस की मदद से और दूसरे विमेन कैरेक्टर्स की मदद से नॉवल हाईलाइट करती है हाउ रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन, जो वुमेन के बीच की जो रिलेशनशिप है, हाउ रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन become important source of emotional support, resilience, healing and transformation। एक विमेन का सपोर्ट होने से कैसे आप हील, ट्रांसफॉर्म और रेजिस्ट कर पाते हो एक ऐसी सोसाइटी को जो आपको दबाने में लगी हुई है। इन अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय वायलेंस एंड मेल ऑपरेशन, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर मारना पीटना कॉमन है, जहाँ पर हर आदमी की चलेगी। विमेन सॉलिडारिटी, अगर विमेन इकट्ठी हो जाए तो वहाँ से विमेन के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इंडिपेंडेंस आएगा एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी। वोल्कर जो है वो विमेन्स रिलेशनशिप को सिर्फ एक पर्सनल बॉन्ड ही नहीं बल्कि एक कलेक्टिव एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बताती है। किसके खिलाफ? सोशल इंजस्टिस एंड पेट्रियार्की के खिलाफ, ठीक है। मेन बॉडी पे आते हैं सिलीज ऑपरेशन एंड आइसोलेशन। शुरुआत में सिली जो है एक जिंदगी जी रही होती है, किस चीज़ की? चुप्पी, डर एंड अब्यूज़। उसे फिजिकली, इमोशनली जो है सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। वायलेंस फ्रॉम बोथ हर स्टेप फादर और हस्बैंड, दोनों से, स्टेप फादर और पति दोनों से उसे जो है ये सहन करना पड़ता है। मिस्टर, उसे उसके हस्बैंड को मिस्टर भी कहा गया है और एल्बर्ट भी कहा गया है,
ठीक है। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑपरेशन, उसे ज़बरदस्ती, आप हर इंसान को रोज़ आप एक इंसान को 2 थप्पड़ लगा के देखो, 5वें दिन तक उसे आदत हो चुकी होगी, ठीक है। तो सिली जो है, अब आप उसको 2 थप्पड़ मारे हो, लेकिन साथ साथ वो ना जैसे जैसे उसको दर्द नहीं होता ना, आपको पता लग जाएगा कि अब ये एक्सेप्ट कर चुका है, ये इंसान इस अब्यूज़ को एक्सेप्ट कर चुका है और अंदर से टूट चुका है, ठीक है। कोई इंसान फाइट कब करता है, जब उसके मन में होता है कि हाँ मैं ये चीज़ रोक सकता हूँ, ये गलत हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो फाइट करना बंद कर देता है ना, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और अंदर से टूट चुके हैं, कॉन्फिडेंस जा चुका है। तो कॉन्स्टेंट ऑपरेशन से सिली का भी कॉन्फिडेंस चला गया, एंड द एबिलिटी टू एक्सप्रेस हरसेल्फ फ्रीली, अपनी बातें वो अच्छे से नहीं कह पा रही है, उसे आइसोलेटेड, पावरलेस फील हो रहा है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। शग एवरी एज अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, शग एवरी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिली की ज़िंदगी में। अनलाइक ट्रेडिशनल वुमेन, शग इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है और रिबेलियस है। उसकी फ्रेंडशिप और प्यार की मदद से शग जो है वो सिली को सिखाती है कि खुद की वैल्यू कैसे करनी है और ऑपरेशन से कैसे बचना है, कैसे उसे रोकना है। वो सिली को एनकरेज करती है ओपनली बोलने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए, एंड बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। उनकी जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एग्जाम्पल है किसका, फीमेल सॉलिडारिटी एंड हीलिंग का, ठीक है। सोफियाज रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेट्रियार्की, सोफिया जो है वो स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस दिखाती है नोवेल के अंदर। अच्छा जी, सोफिया कौन है? सोफिया क्या है? सोफिया जो है हार्पो की वाइफ है, और हार्पो कौन है? एल्बर्ट का बेटा, ठीक है। यानी कि सिली का जो स्टेप सन है ना, उसकी वाइफ है ये। सोफिया जो है रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, वो मेल डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करती और ओपनली अब्यूजिव बिहेवियर को चैलेंज करती है। उनकी जो करेज है वो सिली को इन्फ्लुएंस करती है और ये दिखाती है दैट वुमेन डू नॉट नीड टू रिमेन साइलेंट विक्टिम्स। वो दिखाती है कि वुमेन को साइलेंट विक्टिम रहने की ज़रूरत नहीं है। Although Sophia suffers greatly because of racism and social oppression, अब ऐसा नहीं है सोफिया सफ़र नहीं कर रही है, वो कर रही है सफ़र, लेकिन वो अपनी डिग्निटी और इंडिपेंडेंट स्पिरिट को मेंटेन करके रखती है। सिस्टरहुड बिटवीन सिली एंड नेटी, जो सिली और नेटी की जो रिलेशनशिप है वो इमोशनल होप थ्रू आउट द नोवेल रखती है। इवन दो वो बहुत सारे सालों तक अलग रहती है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, उनका जो प्यार और सपोर्ट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। नेटी की जो लेटर्स हैं वो सिली को सच पता करने में मदद करते हैं, नॉलेज देते हैं और इमोशनल कंफर्ट देते हैं। उनका जो बॉन्ड है वो सिंबलाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल कनेक्शन इन एंड ओवरकमिंग लोनलीनेस एंड सफरिंग, ठीक है। Female community as a healing space. The women in the novel create supportive relationships that help each other survive oppression and trauma. एक ऐसा supportive जो है relationship ऐसी होती है उनकी कि वो उनकी मदद करती है ऑपरेशन और ट्रोमा से बाहर निकलने में मदद करने में। फ्रेंडशिप, कॉन्वर्जेशन और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की मदद से वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी और इमोशनल सिक्योरिटी को बिल्ड करती है। ये जो फीमेल कम्युनिटी है ये एक ऑल्टरनेटिव स्पेस बन जाता है फ्री फ्रॉम मेल डोमिनेशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी आदमी की नहीं चलती है, जहाँ पर विमेन जो है हील कर सकती हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकती हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड एम्पावरमेंट, फीमेल सॉलिडारिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वहाँ से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी आता है। शग की एनकरेजमेंट की मदद से सिली जो है खुद का बिजनेस शुरू करती है पेंट बनाने का और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंक्रीजेज, अब जैसे जैसे उसके पास पैसे आते हैं, देखो ये बात तो सच है, पैसे से कॉन्फिडेंस आ जाता है, एंड अलाउज हर, पैसा आ गया तो इट अलाउज हर टू इस्केप डिपेंडेंस ऑन अब्यूजिव मैन। वोकर सजेस्ट करती है कि एम्पावरमेंट अगर आपको चाहिए तो इमोशनल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दोनों होना चाहिए। इमोशनल की आपके ऊपर किसी के कहने से किसी भी चीज़ का फर्क ना पड़े, और एक पैसा तो खुद का चाहिए होगा आपको। कलेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेट्रियार्कल सोसाइटी, ये जो रिलेशनशिप है वुमेन के बीच में ये चैलेंज करती है पेट्रियार्कल पावर को, पावर स्ट्रक्चर थ्रू आउट द नोवेल। इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे की तरफ कम्पीट करने की बजाय वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और एक दूसरे की हिम्मत बनती है। उनकी जो यूनिटी है वो एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ जेंडर ऑपरेशन, वायलेंस एंड इनइक्वालिटी। वोकर प्रेजेंट्स कलेक्टिव फीमेल स्ट्रेंथ एज पाथ टुवर्ड द सोशल चेंज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग एंड सेल्फहुड,
थ्रू सपोर्टिव रिलेशनशिप की मदद से शग, नेटी, सोफिया और सिली जो है ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फियरफुल साइलेंट वुमेन से इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फीमेल सॉलिडारिटी हेल्प्स हर रीडिस्कवर, फीमेल सॉलिडारिटी यानी कि वुमेन की मदद से उसे अपनी आवाज़ दोबारा मिलती है, नई आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ। ठीक है, दस हीलिंग इन द नॉवल कम्स थ्रू लव, फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग वुमेन। कितनी सुंदर बात कही गई है कि हीलिंग कब आती है, जब वुमेन एक दूसरे के बीच में प्यार, फ्रेंडशिप और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होती है। ठीक है, कंक्लूजन पर चलते हैं। द कलर पर्पल पावरफुली प्रेजेंट्स फीमेल सॉलिडारिटी एंड कम्युनिटी as important mechanisms of resistance, healing and empowerment through relationships among Silly, Shug, Avery, Nettie, Sophie, Alice Walker shows how women कैसे एक दूसरे की मदद करती हैं ऑपरेशन, वायलेंस और इमोशनल सफरिंग से बाहर निकलने में। ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये सिर्फ उनकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर ही नहीं बल्कि एक एज अ कलेक्टिव एम्पावरमेंट अगेंस्ट द पेट्रियार्कल सोसाइटी। अल्टीमेटली जो नॉवल है वो सिस्टरहुड, इमोशनल सपोर्ट, फीमेल यूनिटी को सेलिब्रेट करती है एज पावरफुल फोर्सेस थ्रू फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज जेंडर एंड रेस आर प्रेजेंटेड एज पावरफुल टूल्स ऑफ ऑपरेशन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट इन द कलर पर्पल। डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी 2 कैरेक्टर्स। जेंडर और रेस को बहुत ही पावरफुल टूल की तरह यूज किया जाता है ऑपरेशन के लिए। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सिली विमेन है इसीलिए उसके ऊपर इतना ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है और भी ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ब्लैक है। ठीक है, हाउ डज एलिस वॉकर portray the interconnected oppression of women and black people in the color purple? चलो भाई, The Color Purple by Alice Walker is a significant African American feminist novel that explores the interconnected oppression of gender and race. ये जो नोवेल है ये दिखाती है कि कैसे ब्लैक वुमेन सफ़र करती है सिर्फ रेसिज्म की वजह से ही नहीं। वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी में वो सफ़र इसीलिए ही नहीं कर रही कि वो काली है, वो तो है ही, बट ऑल्सो पेट्रियार्की विद इन देयर ओन कम्युनिटी, खुद की। अब देखो बाहर की कम्युनिटी में तो ब्लैक है इसीलिए सफ़र कर रही है और खुद की कम्युनिटी में इसीलिए सफ़र कर रही है क्योंकि वो वुमेन है। ठीक है, इन कैरेक्टर्स की मदद से सिली, सोफिया, एलिस वॉकर ये दिखाता है दैट रेस एंड जेंडर टुगेदर बिकम्स पावरफुल सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एट द सेम टाइम जो नॉवल है वो रेजिस्टेंस, सेल्फ डिस्कवरी, एम्पावरमेंट जो है उसको हाईलाइट करती है अमंग द ब्लैक वुमेन। डबल ऑपरेशन फेस्ड बाय द ब्लैक वुमेन। नोवेल के अंदर जो ब्लैक वुमेन है वो डबल ऑपरेशन फेस करती है क्योंकि उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बोथ एज अ वुमेन एंड अफ्रीकन अमेरिकन। एज अ वुमेन किया जाता है क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में, और अफ्रीकन अमेरिकन किया जाता है वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी में। पेट्रियार्की जो है, पेट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन को इन्फीरियर की तरह ट्रीट करती है और उन्हें फ्रीडम नहीं देती है। और वाइल जो रेसिस्ट सोशल कल्चर है, रेसिस्ट जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ब्लैक पीपल का फ़ायदा उठाता है इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। वॉकर दिखाते हैं कि जो ब्लैक वुमेन है वो कितनी ज़्यादा सफ़र करती है एट द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड जेंडर ऑपरेशन। ठीक है, सिलीज एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर ऑपरेशन। सिली जो है बहुत ही सीवियर फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल अब्यूज़ अपनी लाइफ में मेल फिगर से झेलती है पूरी ज़िंदगी में। ठीक है, पहले तो उसके स्टेप फादर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं सेक्सुअली, फिर बाद में मिस्टर आते हैं, मिस्टर और उर्फ एल्बर्ट आते हैं उनकी ज़िंदगी में, उनको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं इंसान की जगह। ठीक है, यस, मूविंग ऑन। बिकॉज क्योंकि एक वुमेन है, सिली को एजुकेशन नहीं मिलती है, इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है और ना ही बोलने को दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि चुप रहो। ठीक है, वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी उनको नहीं मिलता है। उनका जो साइलेंस है वो दिखाता है द कंडीशन ऑफ मैनी ऑप्रेस्ड वुमेन इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन सिलीज लाइफ अलोंग विद जेंडर ऑपरेशन तो है ही। सिली क्योंकि एक रेशियली मार्जिनलाइज्ड ब्लैक कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक पॉवर्टी, सोशल नेगलेक्ट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी उसकी मुश्किल ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। वॉकर सजेस्ट करते हैं कि जो रेसिज्म है
strengthened the suffering of black women because they were excluded from power and social respect within the white society. सोफिया is a symbol of resistance. सोफिया जो है मेल डोमिनेशन को स्ट्रांगली रेजिस्ट करती है और पेट्रियार्कल अथॉरिटी के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकती है. सिली के बजाय वो ओपनली उनके अपने हस्बैंड हार्पो को और रेसिस्ट वाइट सोसाइटी को चैलेंज करती है. हावेवर उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वजह से उसे ब्रूटल पनिशमेंट मिलती है जब वो अपने वाइट मेयर की वाइफ से की बात मानने से मना कर देती है. सोफिया को पीटा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, शोइंग हाउ रेसिज्म वॉयलेंटली कंट्रोल्स ब्लैक इंडिविजुअल्स हु चैलेंज वाइट अथॉरिटी. ठीक है, तो देखो क्या होता है कि सोफिया जो है ना वो एक वाइट जो मेयर है, मेयर की बीवी उसे कुछ काम करने को कहती है. सोफिया मना कर देती है. जैसे ही मना करती है सोफिया को बुरी तरीके से पीटा जाता है. क्यों पीटा जाता है? क्योंकि वो ब्लैक इंडिविजुअल है वाइट सोसाइटी में. अच्छा, पहले क्या होता था ड्यूरिंग द मतलब कि जितनी भी पहले सेंचुरीज थी, अभी 21st सेंचुरी में ही उनको कुछ ऐसे मिला है. 20th सेंचुरीज़ को ब्लैक पीपल को ना एकदम वो कहते हैं ना बिल्कुल नीची जाति उनको माना जाता था. उनके लिए ना तो उनके लिए स्कूल अलग, अब या तो ज़्यादातर तो उनको पढ़ने ही नहीं देते थे, और जो लड़के हैं जिनको पढ़ने के लिए अलाउ होता था उनका स्कूल अलग होता था. और उनके स्कूल में उनको छोटे छोटे काम सिखाए जाते थे कि झाड़ू पोछा कैसे मारना है. ठीक है, छोटे मोटे जितने भी आप जो अनसिविलाइज्ड काम होते हैं वो सब उनसे कराए जाते थे. इंटरकनेक्शन ऑफ रेस एंड जेंडर. वोकर जो है रेस और जेंडर का ऑपरेशन दिखाते हैं एज इंटरकनेक्टेड. वो बताते कि जो रेस और जेंडर है वो कितना इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, कोई सेपरेट प्रॉब्लम नहीं है. ब्लैक वुमेन को वॉयलेंस घर में देखना पड़ता था एज वेल एज डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता था बाहर की सोसाइटी में. ये जो कॉम्बिनेशन है सेक्सिज्म और रेसिज्म का वो उनकी सफरिंग को और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटेंस बना देता था. जो नोवेल है वो हाईलाइट करती है यूनिक स्ट्रगल्स फेस्ड स्पेशली बाय ब्लैक वुमेन. कॉलोनियल एंड ग्लोबल ऑपरेशन थ्रू नेटीज लेटर. नेटी की एक्सपीरियंस, जो नेटी अफ्रीका में थी तो उसकी लेटर की मदद से जो उसे पता चला, द नोवेल एक्सपेंड्स द थीम ऑफ ऑपरेशन बियॉन्ड अमेरिका. अब जो ऑपरेशन का जो थीम है वो अमेरिका में तो चल रहा है लेकिन अफ्रीका में चल रहा है. नेटी बताती है कि कैसे अफ्रीकन वुमेन जो है वो भी वहाँ पर पेट्रियार्की और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के अंदर सफ़र कर रही हैं. वोकर दिखाती है दैट जेंडर ऑपरेशन एग्जिस्ट अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड कल्चर. जो जेंडर ऑपरेशन वो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं सब जगह हो रहा है, कनेक्टिंग द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक वुमेन ग्लोबली. फीमेल सॉलिडारिटी एज रेजिस्टेंस. डिस्पाइट ऑपरेशन वुमेन इन द नोवेल सपोर्ट. इतना ऑप्रेस्ड होने के बावजूद वुमेन एक दूसरे को इमोशनली और सोशली मदद करती हैं. रिलेशनशिप बिटवीन सिली, शग एवरी, सोफिया, नेटी उनकी मदद करती हैं सफरिंग से सरवाइव करने के लिए और कॉन्फिडेंस पाने के लिए. फीमेल सॉलिडारिटी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है अगेंस्ट रेसिज्म एंड पेट्रियार्की. म्यूचुअल सपोर्ट की मदद से वुमेन जो है डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को गेन करती हैं. ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट. बाय द एंड ऑफ द नोवेल सिली जो है वो एक साइलेंट और फियरफुल वुमेन से एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन जाती हैं. उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ मिलता है, इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है और सेल्फ रिस्पेक्ट उनको गेन होती है. वोकर सजेस्ट करते हैं दैट ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल्स कैन रेजिस्ट सिस्टम ऑफ डोमिनेशन थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिटी सपोर्ट एंड पर्सनल एम्पावरमेंट. ठीक है, जो कलर पर्पल है वो पावरफुली पोर्ट्रे करता है जेंडर और रेस को एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ ऑपरेशन अफेक्टिंग ब्लैक वुमेन्स लाइफ. थ्रू कैरेक्टर्स लाइक सिली, सोफिया, एलिस वोकर वो एक्सपोज करते हैं वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को क्रिएटेड बाय पेट्रियार्की एंड रेसिज्म. एट द सेम टाइम नोवेल जो है हाईलाइट कर रही है फीमेल सॉलिडारिटी को और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को. वोकर अल्टीमेटली दिखाती है कि ब्लैक वुमेन को हेल्पलेस विक्टिम्स की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कैपेबल इंडिविजुअल who is capable of healing, empowerment and self-discovery despite the social oppression. ठीक है, describe Silly's changing perception of God in the color purple. ठीक है, I am not afraid of God anymore, I am love God. ये जो इवोल्यूशन है सिली की रिलेशनशिप का वो हमने डिस्कस करना है. कलर पर्पल जो है वो सिली की स्पिरिचुअल जर्नी को भी दर्शाता है एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इमोशनल एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. शुरू में नोवेल में जो सिली है वो भगवान को थ्रू ट्रेडिशनल इमेज की तरह देखती है क्रिएटेड बाय पेट्रियार्कल सोसाइटी, एक एन ओल्ड वाइट मेल अथॉरिटी फिगर हुम शी फियर्स एंड ओबेस. अब जो
ओबेज। अब देखो शुरू में क्या होता है ना कि सिली है वो भगवान को पेट्रियार्कल सोसाइटी की नज़रों से देखती है कि भाई ये एक वाइट सा इंसान है, इससे हमें डरना भी होगा और इसकी बात भी माननी होगी। और वो एक्चुअल में गॉड की बात नहीं मान रही होती, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी की कही बातों को मानती है। हावेवर सिली को कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस और सेल्फ अवेयरनेस आता है, और उनकी जो भगवान की अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, ये सब आने के बाद वो भगवान की अंडरस्टैंडिंग उनकी बदल जाती है। उनके एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स की मदद से, स्पेशली विद शग एवरी, सिली जो है एक मोर पर्सनल, लविंग और स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाती है किसके साथ? गॉड के साथ। उनकी जो जर्नी है वो रिफ्लेक्ट करती है फियर, ऑपरेशन एंड पेट्रियार्कल कंट्रोल। गॉड एज अ फिगर ऑफ फियर एंड अथॉरिटी। शुरुआत में नोवेल में जो सिली है वो भगवान को लेटर लिख रही होती है क्योंकि उसे किसी और पर भरोसा नहीं है। वो भगवान को एक डिस्टेंट और पावरफुल अथॉरिटी फिगर मानती है जो कि चुपचाप उन्हें ऊपर से देख रहे हैं उनकी सफरिंग को। वायलेंस और अब्यूज़ की वजह से जो एक्सपीरियंस करती है सिली मस्ट क्वाइटली एंड्यूर। जो सिली है उनका मानना है कि उसे चुपचाप इस दर्द को सहन करना होगा और दूसरों का कहना मानना होगा। उनकी जो भगवान के साथ रिलेशनशिप है वो डर और हेल्पलेसनेस पर है, ज़्यादातर प्यार से नहीं। इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी ऑन सिलीज फेथ। सिली का जो अर्ली आइडिया था भगवान का, उसे पेट्रियार्कल सोसाइटी और रिलीजियस टीचिंग्स ने उसका बनाया था। वो भगवान को एक ओल्ड वाइट मैन की तरह देखती है जो कि एक आदमी फिगर है जो कि डोमिनेट और ओप्रेस कर रहा है उसकी ज़िंदगी को। ये जो इमेज है ये रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे रिलीजन को ऑफर कनेक्ट किया गया था मेल अथॉरिटी और कंट्रोल से। एज अ रिजल्ट जो सिली है वो स्पिरिचुअली पावरलेस और इमोशनली आइसोलेटेड फील करती है। देखो 1917, 18, 19, 20th सेंचुरी के दौरान जब तक भाई स्कूल और टीचिंग्स वगैरह नहीं आई थी, पहले चर्च को ही एक टीचिंग का वे माना जाता था जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते थे। अब चर्च के अंदर क्या सिखाते थे? अब चर्च में बैठने वाला है तो आदमी, वहाँ पे वुमेन अलाउड नहीं है। आदमी बैठेगा तो वही बातें बोलेगा जो और आदमी चाहते हैं, ठीक है। अब उन चर्च के अंदर क्या सिखाया जाता था? पति की बात माननी चाहिए, पति को ये नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। एक अच्छी बीवी वो होती है जो चुपचाप घर का काम करे, अच्छी से सजी धजी रहे, ठीक है, पति का इंतज़ार करे, बच्चों को पाले, पति जो कहता है वो काम करे। चर्च के अंदर उनको ये सिखाया जाता था। नो मैटर, अच्छा पति के क्या काम होते हैं वो नहीं सिखाते थे चर्च के अंदर। ये रिलीजियस टीचिंग्स होती है। तो उस टाइम पे जब स्कूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी टीचिंग्स वुमेन को दी जाती थी। लेटर टू गॉड एज इमोशनल सर्वाइवल। भगवान को जैसे जैसे सिली लेटर लिख रही थी, राइटिंग लेटर्स टू गॉड बिकम सिलीज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग पेन। भगवान को लेटर लिखते लिखते वो ना अपना दर्द बता रही होती है, लोनलीनेस एंड सफरिंग। सिंस सी कैन नॉट स्पीक ओपनली सोसाइटी में वो बोल नहीं सकती, उनका जो लेटर है वो एक प्राइवेट फॉर्म ऑफ इमोशनल सर्वाइवल बन जाता है। इन लेटर्स की मदद से रीडर को पता चलता है सिलीज इनर स्ट्रगल एंड ग्रेजुअल इमोशनल ग्रोथ। उनकी जो कम्युनिकेशन है भगवान के साथ वो रिप्रेजेंट करती है हर सर्च फॉर कंफर्ट एंड मीनिंग। शग एवरीज इन्फ्लुएंस ऑफ सिलीज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब जो शग एवरी है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सिली की अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड को ट्रांसफॉर्म करने में। शग जो है वो ट्रेडिशनल इमेज ऑफ गॉड को एज अ वाइट मेल रूलर एंड एक्सप्लेन्स। जो देखो शक जो है वो सिली के ये जो वाइट एक आदमी खड़ा है मेल रूलर, उसको रिजेक्ट करती है ट्रेडिशनल इमेज को, और बताती है कि भगवान हर जगह है, नेचर में, ब्यूटी में, प्यार में, ह्यूमन एक्सपीरियंस में, हर जगह भगवान है। वो सिली को सिखाती है कि जो स्पिरिचुअलिटी है उससे सिली को खुशी, फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, फियर और गिल्ट नहीं। ये जो कॉन्वर्जेशन है ये सिली की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। रीडिफाइनिंग गॉड बाय रिलीजन। ग्रेजुअली सिली जो है भगवान को एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस अथॉरिटी की तरह देखना बंद कर देती है। इंस्टेड वो भगवान को एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल प्रेजेंस देखती है जो कि नेचर, ब्यूटी और ह्यूमन इमोशन से कनेक्टेड है। ये जो न्यू अंडरस्टैंडिंग है ये सिली की मदद करती है फ्रॉम द ब्रेक फ्री ऑफ पेट्रियार्कल आइडियाज दैट हैड कंट्रोल हर माइंड एंड आइडेंटिटी फॉर मैनी ईयर्स। स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ डिस्कवरी। सिली जैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, उनकी जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और पर्सनल हो जाती है। वो खुद की वैल्यू करना शुरू करती है और खुद की डिग्निटी, इज्जत को पाना स्टार्ट करती है। उनकी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है थ्रू हर जर्नी ऑफ सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल फ्रीडम। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड एनी मोर, आई लव गॉड। ये जो स्टेटमेंट है
ये क्लाइमैक्स दिखाता है सिली की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का। अर्लियर वो भगवान से डरती थी क्योंकि उसने सिली ने भगवान को उस एक पनिशमेंट एंड अथॉरिटी के नाम से जो अपने दिमाग में बिठाया हुआ था। लेकिन अभी जो है सिली की जो रिलेशनशिप है वो प्यार, पीस और इमोशनल कनेक्शन से भगवान से जुड़ी है। अब वो भगवान को एक ऑपरेशन का सिंबल नहीं देखती बट अ सोर्स ऑफ कंफर्ट, ब्यूटी एंड एक्सेप्टेंस देखती है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। सिली का जो चेंजिंग परसेप्शन है गॉड का, वो उसकी लिबरेशन फ्रॉम फियर, पेट्रियार्की एंड इमोशनल ऑपरेशन को डिस्क्राइब करता है। उसकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो दिखाती है हर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट वुमेन। ठीक है, एलिस वॉकर सजेस्ट करती है कि जो सच्ची स्पिरिचुअलिटी है वो इंडिविजुअल को पावर देती है, उसे कंट्रोल या फिर डराती नहीं है। कंक्लूजन में जो सिली की जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाती है। जो कलर पर्पल है वो इनिशियली वो भगवान से डरती है, पेट्रियार्कल अथॉरिटी फिगर मानती है, लेकिन ग्रेजुअली वो एक डीपर और मोर पर्सनल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग गेन करती है। शग एवरी की इन्फ्लुएंस से और उसकी इमोशनल ग्रोथ की मदद से सिली जो है भगवान को एक्सेप्ट करती है प्यार, ब्यूटी, फ्रीडम एंड सेल्फ वर्थ से। उसकी जो स्टेटमेंट है आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड एनी मोर, आई लव गॉड, रिफ्लेक्ट करती है हर कंप्लीट स्पिरिचुअल एंड पर्सनल लिबरेशन। अल्टीमेटली एलिस वॉकर जो है स्पिरिचुअलिटी को एज अ सोर्स ऑफ हीलिंग, एम्पावरमेंट एंड सेल्फ डिस्कवरी दिखाती है। The yellow wallpaper is a first-person account of the unnamed protagonist descent into madness. डिस्कस। चलो भाई अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट काम पर, नेक्स्ट नोवेल पर, विच इज़ द येलो वॉलपेपर, जिसे लिखा है शार्लेट पर्किंस गिलमन ने। ठीक है, शार्लेट पर्किंस गिलमन ने। तो देखो नोवेल का नाम है द येलो वॉलपेपर, ऑथर है हमारे शार्लेट पर्किंस गिलमन। इसे पब्लिश किया गया था 1892 के अंदर। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फिक्शन जो है उसके बारे में है, जेनर है इसका। स्टोरी जो है इसे डायरी एंट्रीज की मदद से लिखा गया है। एक अननेम्ड वुमेन जो कि सफ़र कर रही है इमोशनल और मेंटल डिस्ट्रेस से चाइल्ड बर्थ के बाद। उसके जो पति हैं जॉन, जो कि एक डॉक्टर हैं, वो उसे रेंटेड कंट्री मेंशन में लेके जाते हैं रेस्ट और रिकवरी के लिए। ठीक है, जॉन का मानना है कि जो उसकी बीवी है उसे टेम्परेरी नर्वस कंडीशन है और उसे ऑर्डर करता है, अपनी बीवी को ऑर्डर करता है कि वो रेस्ट क्योर को फॉलो करे। जिसका मतलब है, रेस्ट क्योर का क्या मतलब है, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं करनी, बस आराम करना है। वो उसके थॉट्स को और इमोशंस को डिसमिस कर देता है। वो उसके जो विचार है, उसके जो इमोशंस हैं उसको डिसमिस कर देता है और अपनी बीवी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है। जो नरेटर है वो सीक्रेटली अपनी राइटिंग जो जनरल है उसको लिखती रहती है, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट है ये दिखाता है कि कैसे वुमेन की फीलिंग्स को ऑफन इग्नोर किया जाता था 19th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, नरेटर जो है वो अपने कमरे में रहती है जिसमें एक अगली येलो वॉलपेपर है। ठीक है, नरेटर का जो कमरा है ऊपर मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे होता था, ठीक है, छत पे होता था, जिसके अंदर एक येलो वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि नरेटर को बहुत ही अगली लगता है। शुरुआत में उन्हें वॉलपेपर बिल्कुल पसंद नहीं आता है क्योंकि वो जो वॉलपेपर है उन्हें अजीब, कन्फ्यूजिंग और अनप्लेजेंट लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है वो ऑब्सेस्ड हो जाती है येलो वॉलपेपर से, क्योंकि शी इज़ आइसोलेटेड एंड इमोशनली रिप्रेस्ड। शी स्पेंड्स आवर्स स्टडिंग इट्स पैटर्न्स। क्योंकि वो आइसोलेटेड है, इमोशनली रिप्रेस्ड है, वो घंटों लगा देती है उस वॉलपेपर को स्टडी करने में क्योंकि उसके ऊपर पैटर्न्स बने हुए हैं। ग्रेजुअली जो नरेटर की मेंटल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो इमेजिन करने लगती है दैट देयर इज़ अ वुमेन, एक वुमेन है जो कि इस वॉलपेपर पैटर्न के पीछे जो है फंसी हुई है। उनका मानना है कि जो विमेन है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और वो जो ट्रैप्ड विमेन है जिसे वो इमेजिन कर रही है वो किस चीज़ का सिंबल है, फीमेल ऑप्रेशन, लैक ऑफ फ्रीडम एंड नैरेटर्स ओन इमोशनल इम्प्रिजनमेंट का। ठीक है, नैरेटर जो है वो इंक्रीजिंगली अपने आप को आइडेंटिफाई करती है उस वुमेन के साथ वॉलपेपर में। उन्हें लगता है कि यार ये तो मेरी जैसी है। ठीक है, जॉन जो है कॉन्स्टेंटली नैरेटर के ओपिनियन और फीलिंग्स को डिसमिस कर देता है। ठीक है, वो जो जॉन है, जो नैरेटर का पति है, वो उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर देता है। ठीक है, उनके डर को सीरियसली नहीं लेता, रिफ्यूजेस टू टेक हर फियर्स सीरियसली। और उनका मानना है कि उनको लगता है कि उन्हें पता है, जॉन को पता है कि मेरी बीवी के लिए क्या अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉन हूँ और मैं कहता हूँ मुझे पता है मेरी बीवी के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, ऑल्दो
जॉन को ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ की मदद कर रहा है, उनका जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है उसकी वजह से उनकी जो बीवी है उनकी मेंटल जो स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनकी जो रिलेशनशिप है वो पेट्रियार्कल कंट्रोल को रिफ्लेक्ट कर रही होती है वुमेन के ऊपर। स्टोरी ख़त्म होते होते नैरेटर जो वो बिल्कुल कंज्यूम्ड हो जाती है वॉलपेपर ऑब्सेशन से। वो वॉलपेपर को फाड़ देती है वॉल से और उनका मानना है कि वॉलपेपर के पीछे कोई वुमेन फंसी हुई है। फाइनली वो कहती है कि वो खुद जो है इस वो फाइनली शी सेड दैट शी हरसेल्फ वाज एस्केप्ड फ्रॉम बिहाइंड द वॉलपेपर। जैसे ही उन्होंने वॉलपेपर को फाड़ा उन्होंने कहा कि मैं खुद इससे निकली हूँ। जब जॉन कमरे के अंदर आता है और उसे देखता है रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए अराउंड द रूम इन हर मैडनेस, वो फेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो विमेन है, जो नैरेटर है, वो क्रॉल कर रही है, हाथ पैरों पर चल रही है। ठीक है, क्रॉल कर रही है अपने कमरे पर। और जैसे ही जॉन कमरे में आता है और देखता है अपनी बीवी को पागलों की तरह ऐसे हाथ पैरों पर चलते हुए, वो चकरा कर गिर जाता है। नैरेटर जो है वो उसकी अनकॉन्शियस बॉडी पर क्रीप कर रही है, यानी कि अजीब तरीके से देख रही है। ये जो एंडिंग है ये स्ट्रांगली सजेस्ट करती है दैट शी हैज़ सफर्ड अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, अब देखो येलो वॉलपेपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट सिंबल दे रहा है। येलो वॉलपेपर रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन ऑफ वुमेन, मेंटल इम्प्रिजनमेंट, लॉस ऑफ फ्रीडम, सोशल रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन। जहाँ पर नैरेटर को वॉलपेपर के पीछे कोई वुमेन दिखाई रही होती है, वो क्या सिंबलाइज करता है, ट्रैप्ड वुमेन इन सोसाइटी, नैरेटर्स हिडन सेल्फ एंड डिजायर फॉर फ्रीडम। ठीक है, जो कमरा है वो प्रिजन और नर्सरी की तरह काम करता है, कन्फाइनमेंट और कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करते हुए। ठीक है, मेन थीम क्या है, ऑपरेशन ऑफ वुमेन। सोसाइटी कैसे क्रिटिसाइज करती है, जो स्टोरी है वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रही है कि कैसे वो वुमेन की खराब हालत कर देते थे, उनकी वॉइसेस को इग्नोर करते थे। जो नैरेटर की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उनके इमोशंस और क्रिएटिविटी को सप्रेस करके रखा गया है। पेट्रियार्कल अथॉरिटी जो है वो मेल डोमिनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनका जो बिलीफ कि आदमी को पता है कि उनकी वाइफ के लिए क्या बेस्ट है, ये जो बिलीफ है उनका, इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान होता है उनकी वाइफ को। फ्रीडम वर्सेस कन्फाइनमेंट। नैरेटर जो वो डेस्परेटली इमोशनल और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम चाहती है। ठीक है, स्टोरी को एक फर्स्ट पर्सन डायरी की तरह लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूँ, ठीक है, और मैं डायरी में मेरे साथ क्या क्या हुआ है वो लिख रही हूँ, और वो जो जर्नल मैंने लिखी है उसी को मैंने एक नोवेल बना के पब्लिश कर दिया। तो वैसे ही एक फर्स्ट पर्सन डायरी फॉर्म है, फ्रेगमेंटेड एंड इमोशनल नरेशन है। ठीक है, जैसे जैसे नैरेटर का माइंड डिटीरियोरेट होता है, जैसे जैसे नैरेटर का माइंड और भी ज़्यादा ख़राब हालत में जाता है, उनकी जो राइटिंग है वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और इंटेंस हो जाती है। स्टोरी दिखाती है कि कैसे वुमेन को फ्रीडम, क्रिएटिविटी, इमोशनल एक्सप्रेशन जब आप डिनाई करते हो ये चीज़ देने से, तो कैसे उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। ठीक है, नैरेटर का जो ऑब्सेशन है वॉलपेपर से स्टोरी के अंदर, वो क्रिटिसाइज करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड हार्मफुल एटीट्यूड टुवर्ड मेंटल इलनेस इन सोसाइटी। तो भाई ये आपकी नोवेल थी, ब्रीफ समरी मैंने आपको दे दी है, बाकी हम धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। येलो वॉलपेपर इज फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द अननेम्ड प्रोटोगोनिस्ट descent into madness discussed। ठीक है, कमेंट ऑन women's experience of confinement within domestic spaces with reference to the। चलो भाई, येलो वॉलपेपर जो है इसे शार्लेट पर्किंस गिलमैन ने लिखा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट फेमिनिस्ट शॉर्ट स्टोरी है जो कि एक्सप्लोर कर रही है थीम्स ऑफ पेट्रियार्की, मेंटल इलनेस, डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट एंड फीमेल ऑपरेशन को। ये कोई फेमिनिस्ट स्टोरी तो पहले है ही नहीं। ठीक है, हाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोसाइटी को वो ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ फेमिनिस्ट स्टोरी। यहाँ पर ऑपरेशन को दिखाया गया है। ठीक है, रिटन इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन डायरी, ये जो स्टोरी है ये साइकोलॉजिकल डिक्लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ एन अननेम्ड वुमेन। उनका नाम भी नहीं है, जो कि आइसोलेटेड है एक कमरे में, जहाँ पर उस कमरे के अंदर उनके खुद के पति ने उन्हें रखा हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नैरेटर के एक्सपीरियंस की मदद से जो गिलमैन है वो क्रिटिसाइज करते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी को, जहाँ पर वुमेन को कितना ज़्यादा ऑप्रेस करके रखा हुआ था सोसाइटी के अंदर। ये जो स्टोरी है ये पोर्ट्रे करते हैं कि हाउ कन्फाइनमेंट विद इन डोमेस्टिक स्पेसेस एंड डिनायल ऑफ फ्रीडम ग्रेजुअली लीड्स टू द प्रोटोगोनिस्ट टुवर्ड द मेंटल ब्रेकडाउन एंड मैडनेस। ठीक है, मेन बॉडी पर चलते हैं। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एंड साइकोलॉजिकल इंटीमेसी।
तो स्टोरी जो है ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट पे लिखी गई है, जो कि डायरी एंट्रीज की फॉर्म में है। ये रीडर्स को अलाउ करती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस करने में, किसका, नैरेटर के थॉट, इमोशन और मेंटल कंडीशन का। जो नैरेटर का स्टाइल है वो एक साइकोलॉजिकल इंटीमेसी क्रिएट करता है और एक ग्रेजुअल डिसेंट बनाता है मैडनेस के अंदर, मोर रियलिस्टिक एंड डिस्टर्बिंग। ठीक है, जो रीडर्स हैं वो इमोशनल सफरिंग देखते हैं नैरेटर की उनके खुद के पर्सपेक्टिव से। द रेस्ट क्योर एंड फीमेल ऑपरेशन, नैरेटर की जो हस्बैंड है जॉन, जो कि एक डॉक्टर भी है, वो उनको ज़बरदस्ती रेस्ट क्योर में भेजते हैं, विच रिस्ट्रिक्ट्स हर, जहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है राइट करने से, काम करने से और इंगेज इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ऑल्दो प्रेजेंटेड एज मेडिकल ट्रीटमेंट, अब रेस्ट क्योर को एक मेडिकल ट्रीटमेंट तो कहा गया है, लेकिन ये जो क्योर है ये एक टूल बन जाता है पेट्रियार्कल कंट्रोल का। नैरेटर है उसे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें इंडिपेंडेंस को डिनाई कर देते हैं, फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन को। डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट एंड आइसोलेशन, जो नैरेटर है उनको कन्फाइन किया जाता है एक कमरे के अंदर, जो कि बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़े लार्ज आइसोलेटेड हाउस के अंदर। जो कमरा है वो बिल्कुल जेल जैसा है, क्योंकि उसकी बैरिड तो विंडोज़ है एंड डिस्टर्बिंग एटमोसफियर है। ये जो फिजिकल कन्फाइनमेंट है ये सिम्बोलाइज करता है रिस्ट्रिक्टेड रोल ऑफ वुमेन विद इन पेट्रियार्कल डोमेस्टिक स्पेसेस। आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड मीनिंगफुल एक्टिविटी इंटेंसिफाइज हर इमोशनल सफरिंग। सिम्बोलिज्म ऑफ द येलो वॉलपेपर, जो येलो वॉलपेपर है वो एक सेंट्रल सिंबल बन जाता है स्टोरी के अंदर। इनिशियली नैरेटर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये स्ट्रेंज और अगली पैटर्न, बट ग्रेजुअली वो उनसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है। वो इमेजिन करने लगती है कि इस वॉलपेपर के पीछे एक ट्रैप्ड वुमेन है, जो कि उनकी खुद की कंडीशन को दिखाता है एज एन ऑप्रेस्ड वुमेन कन्फाइंड विद इन द सोशल एंड डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस। ग्रेजुअल डिसेंट इनटू मैडनेस, जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस कर रही होती है नैरेटर की मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है, लोनलीनेस, डिप्रेशन, रिप्रेशन एंड लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से। उनका जो ऑब्सेशन है वॉलपेपर के साथ वो इंक्रीजिंगली इंटेंस और इरेशनल हो जाता है। इवेंचुअली वो इमेजिनेशन को रियलिटी से नहीं पता लगता कि क्या मैंने इमेजिन किया हुआ है, क्या असलियत है, उन्हें नहीं पता चलता, और खुद को एक ट्रैप्ड वुमेन बिहाइंड द वॉलपेपर से आइडेंटिफाई कर रही है। उनको लगता है कि यार ये जो वॉलपेपर के पीछे जो वुमेन है, ये लेडी है, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। ये जो मार्क है उनके कंप्लीट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को दिखा रहा है। क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल अथॉरिटी, जॉन जो है वो पेट्रियार्कल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल डोमिनेशन में। वो नैरेटर की फीलिंग्स को डिसमिस कर देते हैं, उनके ओपिनियंस को इग्नोर कर देते हैं, और उनका कहना है कि उन्हें पता है मुझे मेरी बीवी के लिए क्या अच्छा है, मुझे पता है, मुझे किसी से कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। आज भी लोगों की ऐसी सोच है, कैन यू बिलीव इट? हिज कंट्रोलिंग बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स हाउ women's voices and experiences were often ignored in the male dominated society. गिलमैन जो है इस अनइक्वल पावर जो रिलेशनशिप के अंदर ये जो अनइक्वल पावर है इसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, मैडनेस एज रेजिस्टेंस एंड एस्केप। कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो नैरेटर की मैडनेस को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स ही नहीं बल्कि एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस भी बताते हैं अगेंस्ट पेट्रियार्कल ऑपरेशन। बाय टीयरिंग द वॉलपेपर फाड़ कर एंड आइडेंटिफाइंग विद द ट्रैप्ड वुमेन, नैरेटर जो है सिम्बॉलिकली रिबेल कर रही है अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन हर। उनकी जो मैडनेस है वो ट्रैजिक और रिबेलियस दोनों मानी गई है। फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी, ये जो येलो वॉलपेपर है इसे एक इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट कहा गया है, क्योंकि ये एक्सपोज करता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिनाइंग वुमेन फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। ये कहता है कि जब आप किसी वुमेन को फ्रीडम, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी मना करते हो तो कैसे उनके ऊपर कितना बड़ा हार्मफुल इफेक्ट होता है। गिलमैन जो है सोशल ऑपरेशन और डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट को हाईलाइट करते हैं कि कैसे ये डैमेज कर सकता है वुमेन को साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली। स्टोरी है वो रिमेन्स रेलिवेंट रहती है एज अ क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल एंड जेंडर इनइक्वालिटी। जो येलो वॉलपेपर है ये एक पावरफुल फर्स्ट पर्सन अकाउंट बताता है वुमेन की ग्रेजुअल डिसेंट इनटू मैडनेस का। किस लिए हुआ ये? पेट्रियार्कल ऑपरेशन एंड डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट की वजह से। नैरेटर के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की मदद से शार्लेट पर्किन गिलमैन जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं रिस्ट्रिक्टिव रोल्स को इम्पोज्ड अपॉन वुमेन इन द 19th सेंचुरी सोसाइटी। जो स्टोरी है वो पोर्ट्रे करती है कि कैसे जब आप फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन और इंडिपेंडेंस को डिनाई करते हो तो कैसे एक इंसान की मेंटल हेल्थ और पर्सनल आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एट द सेम टाइम नैरेटर का जो रिबेलियन है फाइनल अगेंस्ट द वॉलपेपर वो सिंबलाइज करता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेट्रियार्कल कंट्रोल। दस जो स्टोरी है वो सिग्निफिकेंट रहती है एज अ फीमेल फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ जेंडर ऑपरेशन एंड साइकोलॉजिकल आइसोलेशन।
Illustrate how Charlotte Perkins Gilman uses the nursery as a metaphor in the yellow wallpaper. Write a short note on the significance of narrator's secret in the journal in the yellow wallpaper. चलो भाई शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। येलो वॉलपेपर एक पावरफुल फेमिनिस्ट टेक्स्ट है जो एक्सप्लोर कर रहा है थीम्स ऑफ पेट्रियार्की, कन्फाइनमेंट, मेंटल इलनेस एंड फीमेल ऑपरेशन थ्रू सिंबल्स लाइक नर्सरी एंड नरेटर्स सीक्रेट जर्नल। गिलमैन जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी सोसाइटी। जो नर्सरी है ये एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट को जो है सिंबलाइज कर रही है, वाइल जो सीक्रेट जर्नल है वो एक टूल बन जाता है किस चीज़ का, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रेजिस्टेंस फॉर द नैरेटर के लिए जो जर्नल लिखना है वो उनके सेल्फ एक्सप्रेशन का एक हिस्सा हो जाता है। दोनों मिलके ये एलिमेंट्स जो है वो रिवील करते हैं द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट एंड पेट्रियार्कल कंट्रोल ओवर वुमेन इन द कंट्रोल ऑन वुमेन्स मेंटल हेल्थ एंड आइडेंटिटी। कि कैसे जब आप एक इंसान को कन्फाइन कर देते हैं एक जगह पर, उसको बांध कर रख देते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर कितना ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, द नर्स एज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट, नर्सरी एज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट। जो नैरेटर है उन्हें ज़बरदस्ती एक फॉर्मर नर्सरी के अंदर रखा गया है एट द टॉप ऑफ द हाउस, जो घर पे सबसे ऊपर है उनके ट्रीटमेंट के दौरान। ऑल्दो इसे नर्सरी कहा गया है, जो रूम है वो बिल्कुल एक जेल की तरह है क्योंकि उसकी विंडोज़ हैं, विंडो के ऊपर भी बार लगाए हुए हैं। वो ऐसे जेल के अंदर बार नहीं होते कि कैदी निकल ना जाए कहीं से, तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बार लगा रखे हैं। हैवी फर्नीचर एंड लॉक्ड एटमोसफियर, दिस कन्फाइनमेंट सिंबलाइजेज द रिस्ट्रिक्टेड सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन। ये जो कन्फाइनमेंट है ये रिस्ट्रिक्टेड सोशल पोजीशन को दिखाता है वुमेन की, जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डोमेस्टिक स्पेसिस के अंदर रहेंगी मेल कंट्रोल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ इन्फेंटिलाइजेशन। नर्सरी को जो है एक सिंबल बताया गया है कि कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन को बच्चों की तरह ट्रीट करती है। जॉन जो है वो कॉन्स्टेंटली नैरेटर की एक्शंस और डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। उनका ये मानना है कि वो खुद की ज़रूरतों को नहीं समझती। वो कह रहे हैं कि ये खुद की ज़रूरतों को नहीं समझ पा रही है, इसकी ज़रूरतें मुझे समझ आ रही है। I don't know the sort of mentality these people have, but this is what they used to think. By placing her in a nursery, एक नर्सरी में रखकर गिलमैन जो है वो सजेस्ट करते हैं that women are denied maturity. ऐसी जगह पर रहकर गिलमैन कहते हैं कि वुमेन को मेच्योरिटी नहीं दी जाती है, उनसे भी उनको दे ही नहीं रहे, आप मौका ही नहीं दे रहे उनको मेच्योर होने का, तो वो कैसे होंगे। अथॉरिटी नहीं मिल रही, इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही विद इन पेट्रियार्कल कल्चर। ठीक है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द नर्सरी, आइसोलेशन विद इन द नर्सरी ग्रेजुअली वर्सन्स। अब वो शुरू में जितनी थी धीरे धीरे और भी ज़्यादा वर्स कर देती है नैरेटर की मेंटल कंडीशन को। उन्हें सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से और इमोशनल फ्रीडम से। देखो माइंड फूड होता है एक चीज़, आपके दिमाग आपने देखो, आप पता है कोशिश करना, ठीक है, आप चुप बैठना, आपके दिमाग में 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड के अंदर 60 थॉट्स आते हैं। ठीक है, आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा। अब जब आप अपने दिमाग को कोई नई चीज़ सोचने के लिए, आपका स्टिमुलाई, जब आपका एनवायरनमेंट नया होता है तो आपको आपके ब्रेन को ना नई चीज़ें सोचने को मिलती है, उसके अंदर नए इंसाइट्स आते हैं। ठीक है, जब आपका स्टिमुलस एक रहेगा, आप लोगों से नहीं मिल रहे तो आपके ब्रेन को फूड नहीं मिल रहा है, और जैसे जैसे आपको फूड नहीं मिलेगा आप सेल्फ डेप्रिकेशन के अंदर आ जाते हैं, आप खुद को, फिर आपका जो ब्रेन है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको सोचने को चाहिए। अब वो सोचेगा बुरी चीज़, और बुरी चीज़ जो है वो अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डालती है। तो ऐसा ही नैरेटर के साथ हुआ है, सोसाइटी में नहीं जा रहे दे रहे स्टिमुलस, उनका एनवायरनमेंट नहीं चेंज हो रहा, तो अल्टीमेटली उनका दिमाग खुद को जो है खाने लग गया। The room's disturbing atmosphere and yellow wallpaper increases her obsession. अब yellow wallpaper जो वो obsession बन जाता है उनका yellow paper पे जो patterns है, और ये एक psychological instability जो है बन जाती है उनकी, contributing to her descent into madness. The wallpaper and female imprisonment. नर्सरी के अंदर जो yellow wallpaper है वो एक symbol बन जाता है कि कैसे women patriarchal restrictions के अंदर दबी हुई है, फंसी हुई है। जो नैरेटर है वो वुमेन को एज वो स्ट्रगल, उनको दिख रहा है कि नैरेटर इमेजिन कर रही है कि वॉलपेपर के पीछे कोई इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है, उनको ऐसा दिख रहा है कि इस वॉलपेपर के पीछे है कोई जो स्ट्रगल कर रहा है। ये जो ट्रैप्ड फिगर है जो नैरेटर को जो दिख रहा है वो नैरेटर की खुद की इमोशनल और सोशल कंडीशन है, कहीं ना कहीं वो खुद को वहाँ पर देख रही है, और अल्टीमेटली वो उससे जो है
कहने भी लगती है कि हाँ ये मेरे जैसा आइडेंटिकल है। 10 नर्सरी बिकम्स अ मेटाफर फॉर फीमेल ऑपरेशन एंड लैक ऑफ फ्रीडम। ठीक है, द सीक्रेट जर्नल एज सेल्फ एक्सप्रेशन, नैरेटर जो है वो सीक्रेटली अपनी जर्नल के अंदर लिखती है डिस्पाइट जॉन्स इंस्ट्रक्शन नॉट टू एंगेज इन इंटेलेक्चुअल वर्क। जॉन के कहने के बावजूद वो खुद की जर्नल क्या होती है, डेली डायरी होती है, जहाँ पर आप पूरे मतलब हर किसी का होता है भी, कोई पूरे दिन के बारे में लिखता है कि आज मैंने ये किया वो किया, कोई अच्छी बातें लिखता है, कोई भाई अपने मन में जो आ रहा होता है वही लिख देता है। ठीक है, तो जर्नल के अंदर आप जो मतलब कि जो मन में आता है आप वो लिख देते हो। ठीक है, राइटिंग जो है वो सिर्फ एक लौता ऐसा तरीका बन जाता है उनके थॉट्स, इमोशंस और फ्रस्ट्रेशन को निकालने का। ये जो जर्नल है ये रिप्रेजेंट करती है पर्सनल फ्रीडम, क्रिएटिविटी और इमोशनल सर्वाइवल इन अ रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेट्रियार्कल कंट्रोल। अब जर्नल को सीक्रेट रखना खुद में ही एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि नैरेटर को पब्लिक वॉइस नहीं दी जाती, राइटिंग प्राइवेटली उनको अलाउ करता है एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने में। जर्नल की मदद से वो ट्रीटमेंट को जो उनके ऊपर थोपा गया है उसको क्वेश्चन करती है और अपनी इमोशनल सफरिंग को दिखाती है कॉज्ड बाय मेल अथॉरिटी। साइकोलॉजिकल रेलेवेशन थ्रू द जर्नल, जो द फर्स्ट पर्सन जर्नल एंट्रीज अलाउ रीडर्स टू विटनेस द नैरेटर्स ग्रेजुअल साइकोलॉजिकल डिक्लाइन। उनके जो थॉट्स हैं वो इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड और ऑब्सेसिव हो जाते हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। ये जो जर्नल है ये देयरफॉर दो तरीकों से सर्व करता है, एक तो रिकॉर्ड ऑफ मेंटल ब्रेकडाउन एंड सेकेंड इज एज अ क्रिटिक ऑफ द ऑप्रेसिव सोशल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सफरिंग। ठीक है, फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस, जो नर्सरी और जो सीक्रेट जर्नल है वो दोनों हाईलाइट करती हैं द लिमिटेड फ्रीडम अवेलेबल टू वुमेन इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। जो नर्सरी है वो कन्फाइनमेंट, कंट्रोल को सिम्बलाइज करती है, वाइल जो जर्नल है वो सेल्फ एक्सप्रेशन और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। इन सिंबल्स की मदद से जो गिल्बिन है वो क्रिटिसाइज करते हैं सोसाइटी के एटीट्यूड को दैट साइलेंस वुमेन एंड डिनाई देम इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस। कंक्लूजन के अंदर जो शार्लेट है, पर्किन गिलमैन है, वो नर्सरी को एक पावरफुल मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं फॉर फीमेल कन्फाइनमेंट, ऑपरेशन एंड साइकोलॉजिकल इम्प्रिजनमेंट इन द येलो वॉलपेपर। एट द सेम टाइम जो नैरेटर है वो एक सीक्रेट जर्नल दिखाती है became an important symbol of self-expression, individuality and resistance against the patriarchal authority. Together, दोनों मिलकर ये जो elements है ये reveal कर रहे हैं harmful effects of domestic restriction and social control on women's mental health and identity. गिलबिन की जो स्टोरी है वो एक आज भी इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट क्रिटिक है ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड सप्रेशन ऑफ वुमेन्स वॉइसेस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सुल्तानाज ड्रीम इज अ शार्प क्रिटिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड मैस्कुलिनिटी, एलुसिडेट विद एग्जांपल। चलो भाई आज हम अभी हम नया टॉपिक पढ़ते हैं, नई नोवेल के बारे में जानते हैं विच इज सुल्तानाज ड्रीम, जिसे लिखा गया है रोकिया शेखावत हुसैन ने। ठीक है, चलो भाई लेट अस स्टार्ट। देखो सुल्तानाज ड्रीम जो है उसे लिखा गया है रोकेया शेखावत हुसैन ने। इसे पब्लिश किया गया था 1905 में। ठीक है, 1905 के अंदर इस नोवेल को जो है पब्लिश किया गया था। ये स्टोरी जो है एक फेमिनिस्ट फैंटेसी के बारे में है। फैंटेसी का मतलब है कि एक खुद की वो नहीं होती कि चाह मन की कि मेरा मन तो ये करने को है। ठीक है, वो जो चाहत है वो इस स्टोरी के अंदर उनकी दिखाई गई एक फेमिनिस्ट फैंटेसी है। ठीक है, जो इमेजिन करती है एक पीसफुल और साइंटिफिकली एडवांस्ड वर्ल्ड, एक शांति से और साइंटिफिकली एडवांस्ड वर्ल्ड जो दुनिया वुमेन चलाती है। जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है उनका नाम सुल्ताना है, जो सो जाती है और उनको ना एक अजीब सा सपना आता है। ठीक है, जहाँ पर अपने सपने के अंदर वो लेडी लैंड पहुँच गई है। लेडी लैंड LADYLAND, लेडी लैंड वुमेन जो है वो पहुँच गई है, जहाँ पर वुमेन जो है सोसाइटी को कंट्रोल कर रही है। वहाँ पर लेडी लैंड के अंदर वुमेन उस सोसाइटी को कंट्रोल कर रही हैं और मैन को जो है सिक्लूजन के अंदर रखा जाता है, उनको आइसोलेट करके रखा जाता है। यानी कि रोल रिवर्स हो जाते हैं। जहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ पर मैन होते थे वहाँ पर वुमेन हो जाती हैं और जहाँ पर वुमेन थी वहाँ पर मैन को रखा जाता है। ठीक है, तो रोल्स को बदल दिया जाता है। उनके सपने के अंदर जो सुल्ताना है वो एक लड़की से, एक वुमेन से मिलती है जिनका नाम है सिस्टर सारा। ठीक है, जो उनको लेडी लैंड के थ्रू गाइड करती है। सुल्ताना जो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है ये देख के कि वुमेन जो है बाहर घूम रही है अपनी मर्जी से।
ठीक है, वुमेन कॉन्फिडेंटली काम कर रही है, सोसाइटी पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड है। शुरुआत में सुल्ताना को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ये रियल सोसाइटी के अंदर वुमेन को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर के अंदर रहे, सोशल रिस्ट्रिक्शंस को माने। ठीक है, जो स्टोरी है वो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को रिवर्स कर देती है। अब जो वुमेन है वो एजुकेशन, साइंस, गवर्नमेंट, सोसाइटी को मेंटेन कर रही है और मैन को अंदर रखा जाता है। ठीक है, इन मर्दानाज, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ पुर्दा, मर्दानाज, MARDANAS, मर्दानाज उनको बोला जाता है। ये जो रिवर्सल है ये सैटायरिकल है, क्योंकि रियल सोसाइटी में वुमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बाय पुर्दा एंड डिनाइड फ्रीडम। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये पेट्रियार्कल सिस्टम को क्रिटिसाइज करती है बाय शोइंग हाउ अनफेयर सच रिस्ट्रिक्शंस आर, कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कितने ज़्यादा अनफेयर है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो लेडी लैंड है वो हाईली डेवलप्ड है, क्योंकि वुमेन जो है साइंस को इंटेलिजेंटली यूज़ करती हैं पीसफुल पर्पज़ के लिए। कंट्री के अंदर क्या है, सोलर एनर्जी है, सिटीज़ बिल्कुल साफ़ है, सुंदर से गार्डन्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है और साइंटिफिक फार्मिंग है। वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत ही कम क्राइम है और कोई भी वॉर नहीं है। ठीक है, साइंस को यूज़ किया जाता है ह्यूमन की ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं। तो जो सिस्टर सारा है वो एक्सप्लेन करती है कि मैन जो है वो सोसाइटी को एक बार कंट्रोल करते थे और जहाँ से जो कंट्री है वहाँ पर वॉर छिड़ गया। मिलिट्री अटैक के दौरान विमेन साइंटिस्ट जो है उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और साइंटिफिक इन्वेंशन से उन्होंने एनिमी को पीसफुली हरा दिया। इस सक्सेस के बाद विमेन ने लीडरशिप ले ली और मैन को अंदर रख दिया। सोसाइटी पीसफुल और प्रोस्पेरस हो गई। ये जो स्टोरी है ये सजेस्ट करते हैं दैट इंटेलिजेंस एंड कॉर्पोरेशन आर बेटर देन वायलेंस एंड एग्रेशन। ये स्टोरी कहती है कि समझदारी और कॉर्पोरेशन कई गुना बेटर है वायलेंस और एग्रेशन से। ठीक है, एजुकेशन, जो विमेन है लेडी लैंड की वो एजुकेटेड है, रिस्पेक्टेड है और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये स्ट्रांगली आर्ग्यू करती है दैट वुमेन डिजर्व इक्वल एजुकेशन, फ्रीडम एंड सोशल पार्टिसिपेशन। रोकेया जो है वो क्रिटिसाइज करती है सोसाइटी को दैट कीप्स वुमेन अनएजुकेटेड एंड डिपेंडेंट। इवेंचुअली सारा अपनी सपने से उठ जाती है, सैडली वो अपने सपने से उठ जाती है। ऑल्दो लेडी लैंड एक इमेजिनरी है, जो ड्रीम है वो हाईलाइट करता है द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर इक्वल एंड पीसफुल सोसाइटी। The story encourages readers to question gender inequality and social restrictions on women. ठीक है, एक चीज़ सोचो, 19th सेंचुरी के अंदर वुमेन को वही प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी जो आज भारत के अंदर बहुत सारी लेडीज़ को झेलनी पड़ रही है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आज हम उतने पीछे हैं, नहीं, हमने प्रोग्रेस की है, बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग है कि यार अभी 2026 चल रहा है तो 2026 के अकॉर्डिंग हमारी दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है? इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, नो डाउट, बट जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं वो आज भी कितनी ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं, ये आई एम श्योर एवरी पर्सन हु हैज़ सम इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मस्ट एग्री विद दिस। करेक्ट? यस। अब यहाँ पर मेन थीम के बारे में बात करते हैं, फेमिनिज्म एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। जो स्टोरी है वो वुमेन एजुकेशन, फ्रीडम और लीडरशिप को सपोर्ट कर रही है। क्रिटिसिज्म ऑफ पेट्रियार्की, इट क्रिटिसाइजेज मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ दैट रिस्ट्रिक्ट वुमेन्स राइट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन को जो है की बताया गया है प्रोग्रेस और इक्वालिटी का। साइंस एंड प्रोग्रेस, साइंस को एक पॉजिटिव फोर्स की तरह प्रेजेंट किया गया है जिसे वाइजली और पीसफुली यूज़ किया जाता है। जेंडर रोल रिवर्सल, जो रिवर्सल है वो एक्सपोज करता है द अनफेयरनेस ऑफ ट्रेडिशनल सोशल रूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, जो लेडी लैंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आइडियल फेमिनिस्ट सोसाइटी दिखा रहा है जो कि इक्वालिटी, पीस और इंटेलिजेंस की बेसिस पर टिकी हुई है। पुर्दा और मर्दाना, ये क्या है, ये सिंबलाइज कर रहा है सोशल रिस्ट्रिक्शंस एंड जेंडर इनइक्वालिटी। साइंस प्रोग्रेस को और रेशनल थिंकिंग को, एम्पावरमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सुल्ताना, सुल्ताना कौन है, हमारे कैरेक्टर है जो कि क्यूरियस, थॉटफुल है और रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनरी वुमेन की लिविंग के, जो कि पेट्रियार्की के अंदर रहती है। सिस्टर सारा कौन है, सिस्टर सारा कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और गाइड टू लेलैंड है,
जो कि एक सिंबल है किस चीज़ का, वुमेन एम्पावरमेंट का। जो स्टोरी है वो इमेजिन करती है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर वुमेन एजुकेटेड है, फ्री है, पावरफुल है, वाइल मैन जो है उनको वही रिस्ट्रिक्शन झेलनी पड़ रही है जो वुमेन को झेलनी पड़ती है। सटायर फैंटेसी की मदद से जो रोकिया शेखावत हुसैन है वो क्रिटिसाइज करती हैं जेंडर इनइक्वालिटी को एंड आर्ग्यू दैट एजुकेशन, साइंस एंड इक्वालिटी कैन क्रिएट अ बेटर सोसाइटी। ठीक है, जो सुल्ताना का ड्रीम है एक शार्प क्रिटिक है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड मैस्कुलिनिटी, एलुसिडेट विद एग्जांपल्स। चलो भाई ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सुल्ताना's ड्रीम कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स द रीडर ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स एमेंसिपेशन। डिस्कस द सॉल्यूशन रिगार्डिंग इन द स्टोरी। चलो ठीक है, सजेस्टेड इन द स्टोरी। सुल्ताना का जो ड्रीम है वो रिमाइंड करता है रीडर्स को सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स। कैसे रिमाइंड कर रहा है, बार बार, मतलब देखो हर बार कहा गया है कि विमेन ही सब कुछ कर रही है, वो क्या दिखा रहा है, मैन घर के अंदर है, विमेन घर से बाहर है, वो क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन दिखा रहा है कि कैसे एक ही प्रजाति के लोगों को बिल्कुल एक जगह से बिल्कुल घोट के मारा गया है और दूसरी तरफ दूसरी प्रजाति के लोगों को कैसे उन्हें पूरी की पूरी छूट दी जा रही है। अफ़गानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, कितना बड़ा एग्जाम्पल है, अभी भी जीती जागती 21st सेंचुरी के अंदर 2026 जहाँ पर दुनिया चांद पर पहुँच गई, मार्स पर भी पहुँच ही जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान, कितनी बुरी हालत है वुमेन की। और क्योंकि वुमेन की इतनी बुरी हालत है तो अफ़गानिस्तान की खुद की कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, आज वो इतनी बुरी कंडीशन पे है कि आने वाले 5-7 साल के अंदर अफ़गानिस्तान बचेगा भी नहीं कि बचेगा, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी सोसाइटी जो वुमेन को रिस्पेक्ट करती है, उनको वैल्यू करती है, वो आज डेवलप्ड नेशन के अंदर कहलाती हैं, और जो वुमेन को सप्रेस करती हैं और उनको एज अ टॉय देखती हैं, वो आज भी उसी घटिया इकोनॉमिक कंडीशन में है। ठीक है, तो इट गोज बोथ वेज। ओके, इट इज़ नेवर अबाउट अ पर्सन जो, इट इज़ नेवर अबाउट जेंडर, इट इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली फेसिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो यू मस्ट सी व्हाट यू सी। ओके ओके, लेट्स गो। तो सुल्ताना का जो ड्रीम है बाय रोकियाज शेखावत हुसैन एक पीनियरिंग फेमिनिस्ट यूटोपियन स्टोरी है जो इमेजिन करती है सोसाइटी को, एक ऐसी सोसाइटी जिसे लेडी लैंड कहा गया है, जहाँ पर विमेन कंट्रोल कर रही है साइंस को, एजुकेशन को और गवर्नेंस को, वाइल जो मैन है वो कन्फाइंड है इंडोर्स के अंदर। ठीक है, सटायर फैंटेसी की मदद से रोकिया जो है क्रिटिसाइज करती है पेट्रियार्कल सोसाइटी को, जेंडर इनइक्वालिटी को एंड मिसयूज ऑफ साइंस बाय मेन। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स दैट रिस्ट्रिक्ट्स वुमेन फ्रीडम। ऐसे कस्टम्स को भी वो क्वेश्चन करती है जो वुमेन की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और सजेस्ट एजुकेशन एंड साइंस प्रोग्रेस एंड रेशनल थिंकिंग एंड सोल्यूशन फॉर वुमेन्स इमेंसिपेशन। क्रिटिक फॉर मैस्कुलिनिटी एंड वॉयलेंस। स्टोरी के अंदर मैन को जो है एसोसिएट किया गया है वॉयलेंस, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, रुकिया सजेस्ट करती है कि जो मैस्कुलिन ऑब्सेशन है पावर और वॉरफेयर को लेकर, वही एक सबसे बड़ा कारण है सोशल इंस्टेबिलिटी और सफरिंग का। वुमेन ऑन द अदर हैंड इंटेलिजेंस और साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करती है पीस, डेवलपमेंट और सोशल वॉरफेयर के लिए। दस ये जो स्टोरी है ये शार्पली क्रिटिसाइज करती है एग्रेसिव मैस्कुलिनिटी को। ठीक है, साइंस इज अ टूल ऑफ प्रोग्रेस। अनलाइक पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ जहाँ पर साइंस को ऑफन कनेक्ट किया जाता है मिलिट्री पावर से, लेडीलैंड जो है उसी साइंस का प्रयोग करता है कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए। वुमेन ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ निकालती है जो वेदर को कंट्रोल करता है, सोलर एनर्जी को और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करता है। साइंस को प्रेजेंट किया गया है एज अ मीन्स ऑफ सोशल हार्मनी एंड एनवायरमेंटल बैलेंस रादर देन डोमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन। रिवर्सल ऑफ जेंडर रोल्स। एक सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इस स्टोरी का ये है कि जेंडर रोल्स को कैसे रिवर्स कर दिया गया है। मैन को, आदमियों को कन्फाइन कर दिया गया है टू द मर्दाना, यानी कि घर के अंदर रहना है, और विमेन जो है उन्हें रियल सोसाइटी में जाने का मौका मिलता है एंड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू जिनाना। ठीक है, जनानी मर्दाना ऐसे होता है ना कि जनानी को विमेन कहते हैं हमारे यहाँ, और मर्द को है ना मैन कहते हैं। तो इस रिलेवेशन की मदद से जो रोकियाँ हैं वो एक्सपोज करती हैं इनजस्टिस एंड इरेशनैलिटी ऑफ कन्फाइनिंग वुमेन विद इन डोमेस्टिक स्पेसिस। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ वुमेन्स कन्फाइनमेंट।
जो स्टोरी है कॉन्स्टेंटली रेफर्स टू कस्टम्स सच एज पुर्दा एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स मोबिलिटी एंड एजुकेशन। वुमेन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी आर डिनाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। वुमेन को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती। रोकिया जो है ऐसे कस्टम्स को वो क्रिटिसाइज करती है बाय शोइंग हाउ केपेबल एंड सक्सेसफुल वुमेन बिकम वंस दे रिसीव फ्रीडम एंड एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। एजुकेशन जो है उसे प्रेजेंट किया गया है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फॉर वुमेन्स इमेंसिपेशन। वुमेन की जो आगे वुमेन का जो आगे बढ़ना है उसे बहुत ज़्यादा रिलेट किया गया है एजुकेशन से। लेडी लैंड के अंदर जो वुमेन है वो साइंटिस्ट बनती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स बनती हैं और लीडर बनती हैं क्योंकि वो एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड है। रोकिया जो है वो स्ट्रॉन्गली आर्ग्यू करती है कि वुमेन्स प्रोग्रेस इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एक्सेस टू नॉलेज एंड लर्निंग। कितना बड़ा फ़र्क है कि वुमेन जो है प्रोग्रेस को एजुकेशन से रिलेट कर रही है और एक इतने बड़े बड़े देश का पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे लोग चला रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। वाओ, लेट अस मूव ऑन। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा है सम पीपल कमेंट दैट द टीचर हैज़ अ बायस रिगार्डिंग सम पॉलिटिकल पार्टी एंड शी हैज़ प्रॉब्लम विद ऑल द मैन। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम बट यू नो क्रिटिसिज्म, देखो आप एक चीज़ देखो, इतनी सारी अच्छी अच्छी किताबों को भी क्यों क्रिटिसाइज किया गया है। क्रिटिसिज्म इज़ अ वे टू इम्प्रूव द सोसाइटी। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते रहोगे कि वाह भाई बहुत अच्छा हो रहा है, इन्होंने तो मज़े कर दिए, हमारा तो इतना कुछ हो गया, वो करेंगे, वो बैठ जाएंगे। भाई हमारा सिस्टम, लोग ऐसे होते हैं, सिस्टम के अंदर भी तो लोग ही बैठते हैं ना। उनको पता चल गया कि ये लोग खुश हैं, वो कुछ नहीं करेंगे इस सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, आज भी हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल कॉलेजेस की, आईआईटी कॉलेज की, इंजीनियरिंग की, नर्सेज की, कितनी कमी है। ठीक है, और ये सिर्फ मैं एक एजुकेशनल बेसिस पर बता रही हूँ, और भी कितने ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा देश बहुत पीछे है। हमारा लॉ देख लो, सिस्टम देख लो। क्रिटिसाइज नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। एंड दीज आर द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज एंड whatever I say are the factual things. Okay, whatever I say you just check it over the internet and see the statistics of the things I am saying. ठीक है, तो I would appreciate it if students, if you guys do comment, that's a very good thing and we would appreciate your suggestions regarding these. But before saying something critical about the things I say, I think you should check the statistics of the things I say first. Okay, let us not waste time. Rationality over blind traditions. जो स्टोरी है वो रेशनल थिंकिंग को प्रमोट करती है एंड साइंटिफिक टेम्पर को, इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ट्रेडिशंस। भाई ये कहता है कि जो स्टोरी है वो रेशनल थिंकिंग को प्रमोट करती है कि ऐसा ही नहीं है कि कोई ट्रेडिशन आ गया और मान लिया। किसी ने कह दिया कि वुमेन का काम तो घर पे रहने का और हमने मान लिया। अरे भाई कोई रीज़न तो दो। ये क्या बात हुई कि वुमेन को घर पे रहना चाहिए? वो क्या इंसान नहीं है? क्या उसके पास दिमाग नहीं है? कहाँ पर ऐसा नहीं देखा गया कि वुमेन ने कितनी जल्दी सॉल्यूशन निकाला है। ठीक है, मैन भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, उन्होंने कितने सालों से की है, लेकिन जब भी वुमेन को मौका मिला है उन्होंने भी पीछे जो है हाथ पैर उन्होंने नहीं रखा है। मतलब कि दे ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड दे हैव ऑलवेज डन समथिंग व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी। रोकिया जो है ऐसे कस्टम्स को, सोशल पार्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको क्वेश्चन करती है, जो कि कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी प्रैक्टिसेस जो वुमेन को सप्रेस करती है रिलीजन और मोरालिटी के नाम पे, कि हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता, हमारे धर्म की औरतें तो ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं हैं। ये बातें वो लोग करते हैं जो एक्चुअल में धर्म को जानते ही नहीं हैं। करेक्ट, फॉर एवरी एजुकेटेड पर्सन हु लिसन्स टू सच टाइप ऑफ नोशंस नो हु द पर्सन टेलिंग इज द टाइप ऑफ पर्सन। ओके, वो एनकरेज करती है सोसाइटी को टू अडॉप्ट प्रोग्रेसिव आइडियाज़ दैट सपोर्ट इक्वालिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, पीसफुल एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो लेडी लैंड है वो स्पेसिफिकली फंक्शन कर रहा है क्योंकि वुमेन जो है कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस और कंपैशन का इस्तेमाल करती हैं, वायलेंस और कंपटीशन का नहीं। क्राइम एंड कॉन्फ्लिक्ट आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द सोसाइटी। क्राइम और कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि करने वाले तो घर पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है वुमेन नहीं करती, बट वी नो द स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, थ्रू द यूटोपियन विजन रुकिया जो है वो सजेस्ट करती है कि जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है वो इक्वालिटी, एजुकेशन और पीसफुल गवर्नेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, चलो भाई।
अच्छा, यहाँ पर यूटोपियन क्या होता है, चलो बताते हैं। देखो, यूटोपियन का मतलब होता है, मतलब एक सपनों की ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है, मतलब कि कोई क्राइम नहीं है, साफ बिल्कुल जगह है, नेचर इतना अच्छा है, हर जगह पेड़ हैं, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जो बिल्कुल इमेजिनरी हो, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करती हो, उसे यूटोपियन विजन कहते हैं। फेमिनिस्ट एंड सोशल सिग्निफिकेंस, सुल्तानाज ड्रीम जो है ये एक इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, क्योंकि ये चैलेंज करता है पेट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर को और इमेजिन करता है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी है, ठीक है। स्टोरी सिर्फ वुमेन के ऑपरेशन को ही क्रिटिसाइज नहीं करती, बल्कि एक होपफुल सॉल्यूशन भी देती है थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड सोशल रिफॉर्म्स। इट रिमेन्स अ पावरफुल कमेंट्री ऑन वुमेन्स राइट्स एंड एम्पावरमेंट। सुल्तानाज ड्रीम जो है एक शार्प क्रिटिक देता है रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड मैस्कुलिनिटी बाय कॉन्ट्रास्टिंग वॉयलेंट पेट्रियार्कल सोसाइटी विद द पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड ऑफ लेडीलैंड। रोकिया शेखावत हुसैन जो है वो भी एक्सपोज करती है सोशल और रिलीजियस कस्टम्स को जो वुमेन की फ्रीडम को और डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। थ्रू द आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन, साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड रेशनल थिंकिंग एंड जेंडर इक्वालिटी, जो स्टोरी है वो एक पावरफुल विजन देती है वुमेन के एमेंसिपेशन का एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का। अल्टीमेटली जो टेक्स्ट है वो रिमेन रहता है, क्या रहता है, एक लैंडमार्क रहता है फेमिनिस्ट वर्क का, प्रमोटिंग फ्रीडम, पीस एंड इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, ठीक है। What are connecting themes in Sylvia Plath's Daddy and Lady Lazarus? Comment on the significance of Holocaust imagery. चलो भाई अब ये पढ़ते हैं। देखो, अभी जो सिल्विया प्लैथ की दो जो है पोएम्स है, एक तो है डैडी और एक है लेडी लजारस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डैडी के बारे में पढ़ते हैं। डैडी के जो ऑथर है वो सिल्विया प्लैथ है, ठीक है। इसे पब्लिश किया गया था 1965 के अंदर। सिल्विया प्लैथ की डेथ के बाद इसको जो है पब्लिश किया गया था, और ये जो है कन्फेशनल पोएट्री है, यानी कि जो ऑथर है, जो हमारा पोएट है, वो इस अपने काम के थ्रू जो है अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है, ठीक है। ये जो पोएम है इज स्पोकन बाय अ डॉटर, एक बेटी है जो अपने मरे हुए पिता को एड्रेस कर रही है। स्पीकर जो है वो उसे कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स दिखाते हैं, जो स्पीकर है वो उनकी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स दिखाते हैं, किस चीज़ की, डर, गुस्सा, पेन एंड इमोशनल डिपेंडेंस। जो फादर है उन्हें एक पावरफुल और फ्राइटनिंग फिगर दिखाया गया है। जो स्पीकर है वो उन्हें एक नाजी, डिक्टेटर और वेम्पायर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये जो कंपेरिजन्स है ये सिंबॉलिक हैं, और ये दिखाते हैं स्पीकर की इमोशनल सफरिंग को और सेंस ऑफ ऑपरेशन को। स्पीकर कहती है कि जो उनके पापा हैं वो मर गए थे जब वो बिल्कुल छोटी थी, और उन्होंने जो है सालों बिताए, किस चीज़ में, उस लड़की ने सालों बिताए इमोशनली हॉन्टेड बाय हिम, वो इमोशनली हॉन्टेड थी उससे। उन्होंने बाद में एक ऐसे आदमी से शादी की जो उनके पापा जैसे थे बिहेवियर में, जो जहाँ से उनकी सफरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फाइनली जो स्पीकर है वो सिम्बोलिकली फ्री करती हैं खुद को अपने पापा के कंट्रोल से बाय रिजेक्टिंग हिज मेमोरी एंड इन्फ्लुएंस। जो पोएम है वो ख़त्म होती है विद द लाइन, डैडी डैडी यू बास्टर्ड आई एम थ्रू। ये दिस सजेस्ट इमोशनल रेबिलियन एंड लिबरेशन, ठीक है। मेन थीम जो डैडी का है दैट इज फादर डॉटर कॉन्फ्लिक्ट। जो पोएम है वो फियर, एडमिरेशन और रिजेंटमेंट को दिखाती है टुवर्ड्स हर फादर। ऑपरेशन एंड कंट्रोल, जो फादर है वो सिंबल है किस चीज़ का, डोमिनेशन और इमोशनल पावर का। ट्रोमा एंड मेमोरी, जो स्पीकर है वो स्ट्रगल करती है इमोशनल पेन से फ्रॉम द पास्ट। सर्च फॉर फ्रीडम, जो पोएम है वो खत्म होती है विद एन अटेम्प्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकोलॉजिकल सफरिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिंबल्स क्या है, सबसे पहला है फादर फिगर, क्या रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी, फियर और इमोशनल कंट्रोल को। नेक्स्ट इज नाजी इमेजरी, जो कि एक सिंबल है टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम ऑपरेशन एंड सफरिंग। एक है वेम्पायर, जो कि रिप्रेजेंट करता है इमोशनल ड्रेनिंग और कंटिन्यूड साइकोलॉजिकल पेन को। जो पोएम है वो एक विमेन की इमोशनल स्ट्रगल दिखाती है विद द मेमोरी ऑफ हर फादर एंड द ऑप्रेसिव इन्फ्लुएंस ही हैड ऑन हर, कि कैसे खुद की बेटी को वो इंसान दबा के रखता था। ये ट्रोमा, एंगर और डिज़ायर फॉर इमोशनल फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डैडी खत्म हुआ है, अब लेडी लजारस पे चलते हैं। इसे भी सिल्विया प्लैथ ने लिखा था 1965 के अंदर ही इसे पब्लिश किया गया था, ठीक है। जो पोएम है इसके अंदर एक विमेन जो रिपीटेडली नियर डेथ एक्सपीरियंस को सर्वाइव कर जाती है, कि बस मरने ही वाली है, मर ही जाएगी कि जिंदा वापस आ गई।
बार बार वापस जिंदा निकल के आ जाती है। टाइटल जो है इसे लजारस कहा गया है, एक बिब्लिकल फिगर, एक ऐसा इमेजिनरी फिगर है जो कि बार बार मरते मरते जिंदगी पा जाता है, वापस आ जाता है। जो स्पीकर है वो खुद को एक ऐसा इंसान बताती है जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी हर एक चीज़ को सोसाइटी देख रही है, एंड पेन को एक परफॉर्मेंस में बना दिया जाता है। वो खुद को कंपेयर करती है, जो अपनी एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंपेयर करती है पब्लिक शो से, जहाँ पर लोग जो है उनकी सफरिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो पोएम है वो ड्रामेटिक और शॉकिंग इमेजनरी को एक्सप्रेस करती है थ्रू इमोशनल पेन, आइडेंटिटी स्ट्रगल, एंगर एंड सर्वाइवल। जो स्पीकर है वो होलोकास्ट रिलेटेड इमेजरी सिंबल्स को प्रयोग करती हैं टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स ऑफ सफरिंग एंड डिह्यूमनाइजेशन। आखिर में जो स्पीकर है वो खुद को एक फीनिक्स से कंपेयर करती है। फीनिक्स कौन होता है? एक ऐसा जानवर, जो एक ऐसा पक्षी जो कि राख से निकलता है, मतलब कि एक सिंबल है एक तरह का कि भी सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, मैं दोबारा खड़ी हो सकती हूँ, सिम्बोलाइजिंग रीबर्थ एंड पावर। फिनिक्स किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? रीबर्थ और पावर को। जो पोएम है वो ख़त्म होती है कि जब जो स्पीकर है वो डिक्लेयर करता है स्ट्रेंथ एंड रिवेंज अगेंस्ट दोज हु हैव कंट्रोल्ड और हर्ट हर। पोएम तब खत्म होती है जब जो स्पीकर है वो ये ठान लेती है कि वो हर एक इंसान उस इंसान को नहीं छोड़ेगी जिसने उसको हर्ट किया है और उस पर दबाव डाला है किसी भी तरह का। जो लेडी लजारस है वो डेथ और रीबर्थ को जो है एक्सप्रेस कर रही है। स्पीकर जो है रिपीटेडली राइज कर रहे हैं इतनी ज़्यादा सफरिंग के बावजूद भी। फीमेल पावर एंड सर्वाइवल, जो पोएम है वो रेजिलियंस और रेजिस्टेंस को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। पब्लिक एक्सपोजर, जो स्पीकर जो है उनको लगता है कि उनका जो पेन है उसे एक एंटरटेनमेंट की तरह देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दुख में हो, आप रो रहे हो और आपको ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और आप ही को देखकर लोग आपका मजा ले रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, जो पोएम है वो इमोशनल स्ट्रगल और सेल्फ डेफिनेशन को वो जो है एक्सप्लोर कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं। सबसे पहला है लजारस, जो कि एक सिंबल है किस चीज़ का? रिसरेक्शन एंड रिटर्न टू लाइफ का। फिनिक्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रीबर्थ, सर्वाइवल और स्ट्रेंथ को। परफॉर्मेंस इमेजरी, ये क्या दिखाता है? हाउ सफरिंग बिकम्स पब्लिक स्पेक्टिकल। ठीक है, जो पोएम है वो एक ऐसी वुमेन के बारे में डिस्क्राइब कर रही है जो कि जो डीप सफरिंग को सर्वाइव कर रही है और बार बार खुद को रिबिल्ड कर रही है। दर्द और ऑपरेशन के बावजूद वो एक पावरफुल इंसान बनती है और डिफीटेड रहने से मना करती है कि मैं डिफीटेड नहीं रहूंगी, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। ठीक है, Plath's poetry explores relationship between individual trauma and collective history, discussed with reference to Daddy and Lady Lazarus. जो प्लैथ की जो पोएट्री है वो इंडिविजुअल ट्रॉमा और कलेक्टिव हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। सिल्वा प्लैथ जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट और कन्फेशनल पोएट थी 20th सेंचुरी की। उनकी जो पोएम है डैडी और लेडी लजारस एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ ट्रॉमा, सफरिंग, आइडेंटिटी, डेथ, ऑपरेशन एंड रिबेलियन। दोनों की दोनों पोएम जो है वो मिल के एक डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस को बताती है विद रेफरेंस टू लार्जर हिस्टोरिकल इवेंट्स, स्पेशली द होलोकास्ट। प्लैथ जो है वो होलोकास्ट इमेजरी का इस्तेमाल करती है नॉट टू डिस्क्राइब हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के लिए ही नहीं डायरेक्टली, बट टू एक्सप्रेस इंटेंस साइकोलॉजिकल पेन एंड इमोशनल ऑपरेशन। ठीक है, शॉकिंग इमेजेस और पावरफुल मेटाफर्स की मदद से वो इंडिविजुअल ट्रॉमा को कनेक्ट करती है कलेक्टिव ह्यूमन सफरिंग से एंड प्रेजेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, आइडेंटिटी एंड लिबरेशन। ठीक है, कन्फेशनल नेचर ऑफ द पोएम, बोथ जो डैडी और लेडी लजारस है वो दोनों की दोनों कन्फेशनल पोएम्स है जो कि बेस्ड है प्लैथ के ह्यूमन पर्सनल एक्सपीरियंस पे एंड इमोशनल स्ट्रगल पे। द स्पीकर ओपनली एक्सप्रेसेस, वो अपने डर, एंगर, पेन और साइकोलॉजिकल सफरिंग को ओपनली एक्सप्रेस कर रही है, बता रही है कि मैंने क्या क्या सहन किया है। प्लैथ जो है वो ट्रांसफॉर्म करती है पर्सनल जो प्राइवेट ट्रॉमा को एक पोएटिक एक्सप्रेशन के अंदर रीडर्स को अलाउ कर रही है टू एक्सपीरियंस द इंटेंसिटी ऑफ हर इमोशनल वर्ल्ड। जो पोएम है वो ब्लर कर देती है द लाइन बिटवीन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। जो थीम है ऑपरेशन, द थीम ऑफ ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन।
अ मेजर कनेक्टिंग थीम इन बोथ पोएम्स इज ऑपरेशन, एक सबसे बड़ा जो मेजर थीम है वो दोनों में ऑपरेशन का है। डैडी के अंदर जो स्पीकर है उन्हें डोमिनेटेड फील होता है, इमोशनली इम्प्रिजनमेंट उनको फील होता है बाय द मेमोरी ऑफ हर फादर एंड बाय द पेट्रियार्कल अथॉरिटी। लेडी लजारस में जो स्पीकर है वो खुद को एक विक्टिम की तरह रिप्रेजेंट कर रही है जो जिनको बार बार डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय सफरिंग सोशल जजमेंट एंड इमोशनल ट्रोमा। दोनों की दोनों जो पोएम है वो इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग को जो है रिप्रेजेंट कर रही है अंडर फोर्सेज ऑफ डोमिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है। Holocaust imagery in Daddy. In Daddy, Plath uses Holocaust imagery to describe the speaker's fear and emotional suffering. जो father figure है उन्हें एक नाजी से कंपेयर किया गया है, while the speaker imagines herself as Jewish victim. ठीक है। नाजी जर्मनी के लोगों ने कैसे उनके ऊपर जो जूइश लोग हैं उनके ऊपर कितना बड़ा हत्याकांड हुआ था। आई एम श्योर आप सबको पता होगा, और नहीं भी पता तो जानने की कोई नीड नहीं है, ऐसी बस ये समझ लो कि एक नाजी बहुत बुरे लोग थे जिन्होंने बहुत गलत किया था जूइस के साथ। ठीक है। रेफरेंस टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, स्वातिस्कास एंड नाजी वायलेंस इंटेंसिफाई द इमोशनल एटमोसफियर ऑफ टेरर एंड हेल्पलेसनेस। ये जो इमेजेस हैं ये सिंबलाइज कर रही है एक्सट्रीम ऑपरेशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल को। होलोकास्ट इमेजरी इन द लेडी लजारस। लेडी लजारस के अंदर होलोकास्ट जो है वो रेफरेंसेस अपीयर थ्रू इमेजेस ऑफ एश, स्किन, बोन्स एंड लैम्प शेड्स एसोसिएटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर जो होलोकास्ट है वो रेफरेंस है किस चीज़ की? तस्वीरों का, राख, स्किन, बोन्स और लैम्प शेड्स का। ठीक है। जो स्पीकर है वो खुद को कंपेयर करती है, अपनी सफरिंग को कंपेयर करती है और रिपीटेड सुसाइड अटेम्प्ट्स को टू द टॉर्चर फेस बाय द होलोकास्ट विक्टिम्स को। ठीक है। ये जो डिस्टर्बिंग इमेजेस है ये एम्फसाइज करती है पेन, ह्यूमिलिएशन एंड सर्वाइवल आफ्टर डिस्ट्रक्शन। जो स्पीकर है वो खुद को एक विक्टिम और एक ऐसे इंसान की तरह बता रही है हु रिपीटेडली राइजेस अगेन। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ट्रॉमा एंड कलेक्टिव हिस्ट्री। प्लैथ जो है वो अपनी पर्सनल इमोशनल सफरिंग को कनेक्ट कर रही है किससे? एक लार्जर हिस्टोरिकल ट्रेजेडी से। ठीक है। होलोकास्ट इमेजरी का प्रयोग करके वो सजेस्ट करती है दैट प्राइवेट पेन कैन फील एज ओवरवेलमिंग एंड डिस्ट्रक्टिव एज कलेक्टिव हिस्टोरिकल वायलेंस। उनका कहना है कि जो प्राइवेट पेन है वो उतना ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है जितना डिस्ट्रक्टिव हिस्टोरिकल वायलेंस था, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। नाजी जर्मनी के लोग जिन्होंने जूइस पर किया था, होलोकास्ट वाले लोग। ठीक है। जहाँ पर उनकी खाल को अलग अलग करके फ़ोटो भेजी गई थी, कोई खाल की भेज रहा है, कोई ह्यूमन स्केलेटन की भेज रहा है, ऐसी ऐसी फ़ोटो ये भेजी गई थी और उससे जो है नैरेटर खुद को कंपेयर कर रही है। उनकी जो पोएम है देयरफॉर वो ऑटोबायोग्राफी से भी दूर है भाई। ऑटोबायोग्राफी में खुद की ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, पोएम के अंदर वो खुद का पेन दिखा रही है एंड एंगेज विद ब्रॉडर क्वेश्चंस ऑफ सफरिंग, ऑपरेशन एंड ह्यूमन क्रूएल्टी, रिबेलियन एंड डिजायर फॉर लिबरेशन। दोनों की दोनों जो पोएम है वो एक्सप्रेस कर रही है किस चीज़ को? रिबेलियन अगेंस्ट ऑप्रेसिव फोर्सेस। डैडी के अंदर जो स्पीकर है वो फाइनली डिक्लेयर कर देती है फ्रीडम फ्रॉम हर द फादर फिगर, इन्फ्लुएंस एंड इमोशनल डोमिनेशन। लेडी लजारस के अंदर जो स्पीकर है वो रिपीटेडली राइज कर रही है डिस्ट्रक्शन से, लाइक द फीनिक्स, सिंबलाइजिंग सर्वाइवल एंड रेजिस्टेंस। थस ये जो दोनों पोएम है वो कंबाइन करके सफरिंग दिखा रही है विद द डिजायर फॉर लिबरेशन एंड सेल्फ असर्शन। ठीक है। डेथ एंड रिसरेक्शन एज रिकरिंग मोटिव्स। डेथ जो है वो बार बार दोनों पोएम में आ रही है क्योंकि ये क्लोजली कनेक्टेड है रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन से। जब तक कोई चीज़ खत्म नहीं होगी वो नई बन के शुरुआत कैसे करेगी? जो लीडर है, जो स्पीकर है लेडी लजारस के अंदर, वो सर्वाइव करती है रिपीटेड अटेम्प्ट्स ऑफ एट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? वो नैरेटर बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, वाइल जो स्पीकर है डैडी के अंदर वो अटेम्प्ट करती है, अपने आप को फ्री करना चाहती है इमोशनल डेथ से कोज्ड बाय द पेट्रियार्कल ऑपरेशन। ये जो मोटिव्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्लैथ्स की एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल सफरिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम। बहुत सारी क्रिटिक जो है वो इंटरप्रेट करती है कि जो पोएम है ये एक फेमिनिस्ट क्रिटिक है पेट्रियार्कल पावर का। मेल अथॉरिटी फिगर जो है वो अपीयर होते हैं कंट्रोलिंग, वायलेंट, ऑप्रेसिव, व्हाइल द फीमेल स्पीकर स्ट्रगल टू रिक्लेम आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। प्लैथ्स
Poetry therefore becomes a powerful expression of female anger, resistance, emotional survival in the male dominated society. Emotional intensity and dramatic language. प्लैथ जो है वो शार्प इमेजरी, रिपीटिशन, आयरनी और ड्रामेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है इमोशनल इंटेंसिटी दिखाने के लिए. जो शॉकिंग होलोकास्ट की रेफरेंस है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को बढ़ा देती है एंड रिवील्स द डेप्थ ऑफ द स्पीकर्स ट्रॉमा. उनकी जो लैंग्वेज है वो वॉयलेंस, सरकाजम, फियर, डार्क ह्यूमर इन सबको कंबाइन करती है, जहाँ से पोएम जो है और भी ज़्यादा इमोशनली पावरफुल और अनफॉरगेटेबल हो जाती है. डैडी और जो लेडी लजारस है वो डीपली कनेक्टेड है थ्रू द थीम्स ऑफ ट्रोमा, ऑपरेशन, सफरिंग, रिबेलियन एंड सर्वाइवल. सिल्विया प्लैथ जो है होलोकास्ट इमेजरी का इस्तेमाल करती हैं अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन को जो और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए, पर्सनल पेन को और भी बड़े लेवल पर दिखाने के लिए और इंडिविजुअल ट्रोमा से कनेक्ट करने के लिए विद द कलेक्टिव हिस्ट्री वायलेंस. अपनी इंडिविजुअल ट्रोमा को हिस्ट्री वायलेंस से वो कनेक्ट कर रही है. इन पोएम्स की मदद से प्लैथ जो है वो एक्सप्लोर कर रही है साइकोलॉजिकल सफरिंग को, फीमेल आइडेंटिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ऑप्रेसिव अथॉरिटी. डिस्पाइट देयर डार्क एंड डिस्टर्बिंग टोन्स, the poem ultimately reveals the speaker's struggle for freedom, selfhood and emotional rebirth. ठीक है. The poetry of Emily Dickinson expresses attitudes of non-conformity towards gender and social norms. Non-conformity का मतलब क्या होता है? Non-conformity का मतलब होता है किसी भी बात को ना मानना, जैसे कि रूल्स, आइडियाज़, बिहेवियर जो कि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होते हैं वो ना मानना. ठीक है. रिबेलियस टाइप का नेचर होना. जो पोएट्री है एमिली डिकिंसन की वो एक्सप्रेस करती है कैसे एटीट्यूड को, नॉन कन्फॉर्मिटी टुवर्ड्स जेंडर एंड सोशल नॉर्म्स. जेंडर को और सोशल नॉर्म्स के बेसिस पर जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है वो एमिली डिकिंसन बहुत ही ज़्यादा जो है उनको बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ है. ठीक है. डिस्कस विद रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स. ब्रेविटी, आयरनी एंड acerbic wit are important stylist feature of a women's poetry. ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? देखो, ब्रेविटी का मतलब होता है बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों की आयरनी वाली, और अरेबिक विट का मतलब होता है एक ऐसा क्लेवर ह्यूमर जो कि शार्प भी है, सरकास्टिक भी है और स्लाइटली हार्श भी है. तो ब्रेविटी, आयरनी यानी कि कम शब्दों में आयरनी के साथ और ऐसा ह्यूमर जो कि शार्प और सरकास्टिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है stylish features of women's poetry. Discuss with reference to the Emily Dickinson and Eloise D. Souza. ठीक है. तो एमिली डिकिंसन और एलोइस डी सूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं. ठीक है. जो काम करती थी, कैसा काम करती थी? चैलेंज करती थी ट्रेडिशनल सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स को. ठीक है. थ्रू अनकन्वेंशनल थीम्स, शार्प आयरनी एंड कंसाइज पोएटिक स्टाइल, दोनों की दोनों जो पोएट है पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस को क्रिटिसाइज करती थी, क्वेश्चन करती थी सोशल हिपोक्रेसी को एंड रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन वुमेन. डिकिंसन की जो पोएट्री है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिविजुअलिटी, इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड रिस्ट्रिक्शन टू सोशल कन्फॉर्मिटी. वाइल जो इनुइस डी सूजा जो है वो सटायर और विट का इस्तेमाल करती हैं लिमिटेशंस को एक्सपोज करने में जो कि वुमेन पर लगाई जाती है कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर. उनकी जो पोएट्री है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे वुमेन जो है, वुमेन राइटर्स जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है क्रिएटिव तरीके से अपने रिबेलियन, सेल्फ अवेयरनेस और क्रिटिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लिए. ठीक है. नॉन कन्फॉर्मिटी इन एमिली डिकिंसन्स पोएट्री. एमिली डिकिंसन की जो पोएट्री है वो ऑफन रिफ्लेक्ट करती है उनके रिफ्यूजल को टू कन्फर्म. देखो, एमिली डिकिंसन की जो पोएट्री है वो ऑफन रिफ्लेक्ट करती है उनके रिफ्यूजल को टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल सोशल एक्सपेक्टेशंस. वो रिजेक्ट करती है कन्वेंशनल आइडियाज़ को अबाउट रिलीजन, जेंडर रोल्स, मैरिज एंड पब्लिक लाइफ. उनकी जो पोएम्स है वो इंडिविजुअलिटी, इनर फ्रीडम और इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस, यानी कि एक ऐसी इंडिपेंडेंस जहाँ पर विमेन का दिमाग एक्चुअली काम कर रहा हो, यानी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही हो, उनको जो वो एक्सप्रेस करती है. डिकिंसन की जो पोएट्री है वो एक्चुअल में चैलेंज कर रही होती है रिस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स को इम्पोज्ड अपॉन वुमेन इन द 19th सेंचुरी सोसाइटी. ठीक है. क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स. डिकिंसन जो है वो फ्रीक्वेंटली वुमेन को पोर्ट्रे कर रही है एज इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स रादर देन पैसिव फिगर्स कन्फाइंड विद डोमेस्टिक रोल्स. डिकिंसन जो अपनी पोएट्री के अंदर वुमेन को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल दिखा रही है कि एक ऐसा इंसान जो कि इमोशनली और इंटेलेक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोचता रहता है, जो सोचता है एक्चुअल में, रादर देन पैसिव फिगर, एक ऐसा इंसान जो कि डोमेस्टिक रोल में फंसा हुआ है, ये तो माँ है, ये बीवी है, ये किसी की बेटी है, वगैरह वगैरह। उनकी जो पोएट्री है वो पर्सनल थॉट की वैल्यू करती है, इमेजिनेशन की और इमोशनल एक्सपीरियंस की ओवर सोशल एक्सपेक्टेशंस। इस पर्सपेक्टिव की मदद से वो पेट्रियार्कल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिटी एंड वुमेनहुड को जो है वो रेजिस्ट कर रही होती है, उनके खिलाफ जा रही होती है। यूज ऑफ ब्रीविटी एंड कंडेंस्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, ब्रीविटी का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने। ब्रीविटी का मतलब होता है थोड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइलिस्टिक फीचर है डिकिंसन की पोएट्री का, इट इज़ ब्रीविटी, कम शब्दों का इस्तेमाल करना। उनकी जो पोएम्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल होती है और इमोशनली इंटेंस होती है। थ्रू कंप्रेस्ड लैंग्वेज, अनयूजुअल पंचुएशन एंड कंसाइज इमेजरी, डिकिंसन जो एक डीप साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं लिमिटेड पोएटिक स्पेस के अंदर। आयरनी एंड एसर्बिक विट इन डिकिंसन पोएट्री। डिकिंसन जो वो ज़्यादातर आयरनी का इस्तेमाल करती है जो बिलीव्स को, रिलीजन, डेथ, सक्सेस, सोसाइटी को क्वेश्चन करने के लिए। उनकी जो पोएम्स है वो कभी कभी सटल सरकाजम जो है लेकर होती है एंड इंटेलेक्चुअल विट दैट चैलेंजेस सोशल कन्वेंशंस। दिस आयरोनिक टोन, ये जो आयरोनिक टोन है ये रिफ्लेक्ट करती है उनके क्रिटिकल एटीट्यूड को टुवर्ड्स द रिजिड मॉरल एंड सोशल सिस्टम। उनकी जो पोएट्री है वो बन जाती है बोथ पर्सनल एंड सोशली क्वेश्चनिंग, ठीक है। एनुइस डी सूजा क्रिटिक ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। एनुइस डी सूजा जो है वो पोएट्री, उनकी जो पोएट्री वो डायरेक्टली एक्सपोज करती है रिस्ट्रिक्शंस को प्लेस्ड अपॉन वुमेन इन द कंजर्वेटिव मिडिल क्लास सोसाइटी। उनकी जो पोएम है वो हाईलाइट करती है थीम्स ऑफ फीमेल ऑपरेशन, साइलेंस, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन एंड सोशल हिपोक्रेसी को। वो क्रिटिसाइज करती है इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, रिलीजन, फैमिली दैट ऑफन लिमिट्स वुमेन्स फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। सटायर, शार्प ह्यूमर इन द डी सूजाज पोएट्री। डी सूजा जो है वो आयरनी, सटायर, डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करती है पेट्रियार्कल एटीट्यूड को क्रिटिसाइज करने के लिए। उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है लेकिन शार्प होती है, जहाँ से पावरफुल सोशल कमेंट्री जो वो देती है विट और सरकाजम की मदद से, ठीक है। द एसर्बिक टोन ऑफ हर पोएट्री रिवील्स एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स जेंडर इनइक्वालिटी। उनकी ये जो टोन है जहाँ पर वो विट की मदद से, ह्यूमर, सरकाजम, कभी कभी हार्श भी हो जाती है, वो जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, ठीक है। वाइल ऑल्सो एक्सपोजिंग द एब्सुर्डिटी ऑफ द सोशल एक्सपेक्टेशंस। इंडिविजुअल वॉइस एंड रेजिस्टेंस, दोनों डिकिंसन और डी सूजा जो है एम्फसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फीमेल वॉइस, ठीक है। उनकी जो पोएट्री है वो रेजिस्ट कर रही होती है साइलेंस और कन्फर्मिटी को इम्पोज्ड बाय द पेट्रियार्कल सोसाइटी। पर्सनल एक्सप्रेशन और अनकन्वेंशनल स्टाइल की मदद से दोनों की दोनों एक ऐसा स्पेस क्रिएट करती है वुमेन के एक्सपीरियंस, इमोशन और पर्सपेक्टिव का लिटरेचर के अंदर। स्टाइलिस्ट इनोवेशन एंड मॉडर्न सेंसिटिविलिटी। जो डिकिंसन की फ्रेगमेंटेड स्टाइल है और अनकन्वेंशनल पंचुएशन है वो रिवोल्यूशनरी फॉर हर टाइम, while D'Souza's conventional tone and irony reflect modern feminist sensibility। वो उनकी जो मॉडर्न फेमिनिस्ट सेंसिबिलिटी है उनको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। दोनों की दोनों जो पोएट है वो ट्रेडिशनल पोएटिक कन्वेंशन को ब्रेक कर रही होती है और इनोवेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करती है अपनी इमोशनल और सोशल रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएट्री। जो पोएट्री है ऑफ डिकिंसन एंड डी सूजा रिमेन्स इम्पोर्टेंट बिकॉज इट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड क्वेश्चन सिस्टम ऑफ द सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल को वो क्वेश्चन कर रही होती है अपनी इन पोएम्स के बेसिस पर। उनका जो काम है वो एनकरेज करता है रीडर्स को ये सोचने में कि टू रीथिंक एक्सेप्टेड आइडियाज़, की जो आइडियाज़ आपने एक्सेप्ट कर रखे हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, फेमिनिटी, आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम के बारे में आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या ये लॉजिकल है? इनके पीछे कोई कारण है? ठीक है। आयरनी, ब्रीविटी और विट की मदद से वो पोएट्री को एक पावरफुल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बना देती है, ठीक है। जो पोएट्री है
कंक्लूजन पे चलते हैं। पोएट्री जो है एमिली डिकिंसन और इनोइस डी सूजा की, वो स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट कर रही होती है नॉन कन्फर्मिटी टुवर्ड्स जेंडर एंड सोशल नॉर्म्स। दोनों की दोनों जो पोएट है वो चैलेंज करती है पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन को एंड रिस्ट्रिक्टिव सोशल कन्वेंशन को थ्रू इंडिविजुअलिटी, आयरनी एंड ब्रीविटी एंड शार्प विट। ठीक है, वेल डिकिंसन एक्सप्लोर करती है इमोशनल इंडिपेंडेंस को एंड इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को। डिसूजा जो है वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज करती है सोशल हिपोक्रेसी और फीमेल ऑपरेशन को। उनका ये जो इनोवेटिव पोएटिक स्टाइल है एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है, दोनों को एक सिग्निफिकेंट वॉइस बनाता है इन विमेन्स पोएट्री एंड फेमिनिस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन। ठीक है, विमेन्स चॉइसेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रिविलेजेस अवेलेबल टू देम विद इन पेट्रियार्की। विमेन की जो चॉइसेस है वो अल्टीमेटली उन प्रिविलेजेस पर डिपेंड करता है जो कि उन्हें पेट्रियार्की ने दी हुई है। डिस्कस विद रेफरेंस टू एनी टू प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। Literature by women reflects struggles towards the self-realization and resistance against patriarchy. Discuss with suitable examples from the prescribed text. विमेन की जो लिटरेचर है वो ज़्यादातर पोर्ट्रे कर रही होती है द स्ट्रगल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड फ्रीडम विद इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। ऑल्दो विमेन जो है वो अटेम्प्ट करती है टू मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक डिपेंडेंस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल पावर और स्ट्रक्चर की वजह से। ये जो थीम है ये पावरफुली एक्सप्लोर कर रहा है द अवेकनिंग बाय केट चोपिन, द कलर ऑफ पर्पल, The Color Purple by Alice Walker through characters like Edna Pointelier, Silly। ये जो टेक्स्ट है ये दिखाती है कि कैसे विमेन जो है पेट्रियार्कल ऑपरेशन की वजह से सफ़र कर रही है और धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी, डिग्निटी और इमोशनल फ्रीडम को ढूंढ रही है। ठीक है, पेट्रियार्की एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स चॉइसेस। पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वुमेन की ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? उनके रोल्स को ऑलरेडी डिफाइन करके कि बीवी है तो क्या करना होगा, माँ है तो क्या करना होगा, केयर टेकर है तो क्या करना होगा। वुमेन से उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे सोशल नॉर्म्स को ओबे करेंगी रादर देन परस्यू पर्सनल डिज़ायर्स और इंडिपेंडेंस। ठीक है, एज अ रिजल्ट उनकी जो चॉइसेस है वो ऑफन डिपेंड करती हैं अपॉन द प्रिविलेजेस एंड फ्रीडम अलाउड बाय द मेन डोमिनेटेड सोसाइटी। दोनों की दोनों जो अवेकनिंग और कलर पर्पल है वो लिमिटेड जो पोर्ट्रे करती है लिमिटेशंस को। ठीक है, एडना पॉइंटिलियर सर्च फॉर द सेल्फहुड। अवेकनिंग के अंदर जो एडना पॉइंटिलियर है वो ग्रेजुअली अवेयर बन जाती है अपनी डिससेटिस्फैक्शन का विद ट्रेडिशनल डोमेस्टिक लाइफ के अंदर। उनकी डिज़ायर है इमोशनल इंडिपेंडेंस पाना, आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड पर्सनल आइडेंटिटी बियॉन्ड हर रोल एज अ मदर एंड अ वाइफ। उनकी जो अवेकनिंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रगल फॉर सेल्फ रियलाइजेशन विद इन अ सोसाइटी दैट रिस्ट्रिक्ट्स विमेन्स फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, सोशल लिमिटेशंस ऑन एडनाज फ्रीडम। ऑल्दो एडना जो है वो अटेम्प्ट करती है इंडिपेंडेंटली जीने का, सोसाइटी जो है उसे मना कर देती है, सोसाइटी रिफ्यूज़ कर देती है टू एक्सेप्ट वुमेन हु चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। उनका जो इमोशनल और सोशल आइसोलेशन है वो बढ़ जाता है जैसे जैसे वो अपने एक्सेप्टेड नॉर्म से दूर जाती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें नॉर्मलाइज किया गया है जिनको वो नहीं करती उतनी ही वो सोसाइटी से दूर चली जाती है। ये जो नोवेल है ये सजेस्ट करती है कि वुमेन की जो फ्रीडम है वो लिमिटेड ही रहेगी जब तक पेट्रियार्कल सोसाइटी जिंदा है और वुमेन को बहुत ही कम जगह दे रही है इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन का। सिलीज ऑपरेशन इन द कलर पर्पल। जो कलर पर्पल है, सिली जो है वो एक्सपीरियंस कर रही है सीवियर ऑपरेशन फ्रॉम मेल अथॉरिटी थ्रू आउट हर लाइफ। वो फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, वो सफ़र कर रही है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि वो दोनों है, एक तो विमेन है और एक अफ्रीकन अमेरिकन है। इनिशियली सिली जो है उनका खुद की ही ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही वो डिसीजन ले पाती है, रिफ्लेक्टिंग द हार्श रियलिटीज़ फेस्ड बाय द मार्जिनलाइज्ड वुमेन विद इन द पेट्रियार्कल सिस्टम। फीमेल सॉलिडारिटी एंड एम्पावरमेंट। विमेन जो है कलर पर्पल के अंदर वो ग्रेजुअली एक दूसरे की मदद करती है ऑपरेशन को रेजिस्ट करने में और कॉन्फिडेंस पाने में। शग एवरी, सोफिया, नेटी जो है वो एनकरेज करती है सिली को अपनी वैल्यू दिखने में और इंडिपेंडेंट बनने में। फीमेल सॉलिडारिटी, फीमेल के साथ दोस्ती की मदद से सिली जो है वो इमोशनल स्ट्रेंथ पाती है, इकोनॉमिक फ्रीडम पाती है, पैसा कमाने लगती है। फोल्कर सजेस्ट करते हैं कि जो कलेक्टिव सपोर्ट है विमेन के बीच में वो एक बहुत बड़ा ज़रूरी पाथ बन जाता है टू एम्पावरमेंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है,
रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेट्रियार्कल नॉर्म्स, दोनों की दोनों एडना और सिली जो है वो चैलेंज करती है पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस को इन डिफरेंट वेज। एडना जो है वो ऐसे आइडिया को रिजेक्ट करती है जहाँ पर वुमेन जो है सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बनी है, वाइल जो सिली है वो इवेंचुअली रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं सबकी बात नहीं मानूंगी। ठीक है, उनकी जो रेजिस्टेंस है वो रिफ्लेक्ट कर रही है ब्रॉडर स्ट्रगल ऑफ वुमेन सीकिंग आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी विद इन द रिस्ट्रिक्टिव सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक एंड इमोशनल इंडिपेंडेंस। द टेक्स्ट ऑल्सो शोज दैट विमेन फ्रीडम इज क्लोजली कनेक्टेड। विमेन, अगर कोई भी विमेन फ्रीडम चाहती है तो सबसे पहले इकोनॉमिक और इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिएगा। ठीक है, आपके पास जब आप पैसा कमाने लग जाते हो आपके पास मोर देन 80% पावर आ जाती है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए और जब आप अपना सर्वाइवल देख लोगे तो 80% काम तो वही हो जाएगा भाई, रोटी कपड़ा मकान आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो और चीज़ें तो आ ही जाएंगी ना साथ साथ। और इमोशनल इंडिपेंडेंस, जब आपको किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कह ले, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगी, दैट्स इट। जब ऐसा एटीट्यूड आ जाता है तब आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिली जो है कॉन्फिडेंस गेन करती है खुद का बिजनेस बनाने के बाद, और जो एडना है वो इमोशनल ऑटोनॉमी पाती है अपनी आर्ट और पर्सनल चॉइसेस से। हाउएवर पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो ज़्यादातर विमेन की एक्सेस को लिमिट कर देती है इंडिपेंडेंस के लिए, और उनकी स्ट्रगल को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाता है। लिटरेचर एज अ वॉइस ऑफ विमेन्स स्ट्रगल, विमेन्स की जो लिटरेचर है वो आवाज़ देती है एक्सपीरियंसेस दैट वर ट्रेडिशनली इग्नोर्ड और साइलेंस्ड। पर्सनल नैरेटिव्स की मदद से और इमोशनल जर्नीज की मदद से जो राइटर है वो एक्सपोज करती है इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय वुमेन एंड क्वेश्चन सोशल नॉर्म्स। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये एनकरेज करते हैं रीडर्स को कि समझने के लिए कि वुमेन की स्ट्रगल क्या रही थी सेल्फहुड, फ्रीडम, रिकॉग्निशन विद इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी मानने में। ठीक है, आज आपको जो भी फ्रीडम मिल रही है अपने घर के अंदर, समझ लेना कहीं ना कहीं किसी न किसी वुमेन ने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था आपको वो चीज़ देने के लिए। आपकी मदर हो सकती है, आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, ठीक है, आपकी मेटर्नल ग्रैंड मदर हो सकती है, आपकी बुआ हो सकती है, कोई ना कोई तो है वो एक इंसान जिसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आज की लेडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, फेमिनिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द टेक्स्ट, बोथ जो अवेकनिंग और कलर पर्पल है एक इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट है जो कि पोर्ट्रे कर रही है दैट वुमेन नॉट मियरली एज विक्टिम्स, कि वुमेन सिर्फ विक्टिम्स ही नहीं है बल्कि इंडिविजुअल स्ट्रगलर्स भी हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, पीछा तो छुड़ाना चाहती है, छुड़ा लेंगे, लेकिन भाई सेल्फ रिलायंट भी तो होना चाहिए ना कि कल को मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। नोवेल जो है वो पेट्रियार्कल ऑप्रेशन को क्रिटिसाइज करती है वाइल हाईलाइटनिंग वुमेन्स करेज, रिजिलियंस एंड डिज़ायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। कंक्लूजन में वुमेन की जो चॉइसेस है पेट्रियार्कल सोसाइटी में उन्हें ऑफन शेप किया जाता है एंड रिस्ट्रिक्ट किया जाता है बाय सोशल प्रिविलेज, जेंडर एक्सपेक्टेशंस एंड अनइक्वल पावर रिलेशन। कैरेक्टर्स लाइक एडना पॉइंटिलियर एंड सिली अवेकनिंग एंड कलर पर पोर्ट्रे कर रही होती है विमेन की स्ट्रगल को थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट करते हैं बोथ द लिमिटेशंस इम्पोज्ड अपॉन वुमेन एंड देयर डिटर्मिनेशन टू अचीव इंडिविजुअलिटी एंड डिग्निटी। अल्टीमेटली जो वुमेन की लिटरेचर वो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम बन जाता है फॉर चैलेंजिंग पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड एक्सप्रेसिंग देयर कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, चलो भाई अब शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, ये पढ़ लेना। ठीक है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। एल्बर्ट्स इन्फ्लुएंस ऑन हार्पो इन द कलर पर्पल। ठीक है, हार्पो की बीवी कौन थी? सोफिया थी। अब जिस भी बच्चे को ये चीज़ याद नहीं है 10 बार बताने के बावजूद भी, या तो आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हो या फिर आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ही नहीं चाहते हो, क्योंकि पेपर में तो यही क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं को ध्यान से नहीं देखोगे तो पेपर में क्या लिख के आओगे और फिर कंप्लेन करोगे कि मैम हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। भाई आप नहीं सुनोगे तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? चलो ठीक है, अब क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। उससे याद आया, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं भाई जिसकी मदद से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे। पहला सवाल है, हु इज एडना पॉइंटिलियर? एडना पॉइंटिलियर कौन है? सिर्फ नाम नहीं बताना है बल्कि आपको नोवेल का नाम बताना है, ठीक है, ऑथर का नाम बताना है, और एडना पॉइंटिलियर क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज एडना पॉइंटलियर रिप्रेजेंट इन द स्टोरी, ठीक है, उनके कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में आपने लिखना है। राइट कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ एडना पॉइंटलियर, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 2 ही सवाल है, अच्छे से जो मन लगा के सोच समझ के अच्छा आंसर देगा और हर एक जो मतलब कि मोर देन 60% वो बात बता दी जो मैंने आपको पढ़ाई है तो आपको मिलेंगे। भाई इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा चूजी होने वाली हूँ, तो जो सबसे बेस्ट आंसर लिखेगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नोट्स के लिए करो, भाई जो याद हुआ है उसको भी लिखा करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चंस ये तरीका है ये देखने के लिए भी आप कितना ध्यान से सुन रहे हो और आपको याद कितना हुआ है, आपकी रिटेंशन पावर कितनी है। आपका दिमाग कभी भी रट के याद नहीं करता। जब आप स्ट्रगल करते हो ना रिकॉल करने के लिए कि भाई सोचते हो कि क्या पढ़ा था और एकदम जब याद आता है कि हाँ ऐसे लिखा था, उस टाइम पे आपका ब्रेन जो है वो रीड करता है, क्योंकि ब्रेन अंडर अ लेवल ऑफ ड्यूरेस बहुत ही अच्छे से काम करता है, ठीक है। चलो भाई, एल्बर्ट का इन्फ्लुएंस क्या था हार्पो पर इन द कलर पर्पल। जो कलर पर्पल है उसके अंदर एल्बर्ट, जिन्हें मिस्टर भी कहा गया है, वो अपने बेटे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनहुड और मैरिज पर बहुत ज़्यादा बड़ी इन्फ्लुएंस डालते हैं। एल्बर्ट का मानना है कि मैन जो है वो वुमेन पर डोमिनेट करेंगे और एक अथॉरिटी बना के रखेंगे डर और वॉयलेंस की मदद से। वो हार्पो को एडवाइस करते हैं कि सोफिया को पीटो, उसे ओबीडियंट और सबमिसिव बनाने के लिए, ठीक है। हार्पो इनिशियली अपने पिताश्री की बातें मानता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैस्कुलिनिटी का मतलब होता है औरत पर, विमेन पर कंट्रोल करना। हाउएवर सोफिया जो वो स्ट्रांगली उनकी वॉयलेंस को रेजिस्ट करती है और उनके ऑपरेशन को नहीं एक्सेप्ट करती है। हार्पो के फेलियर की वजह से जो एलिस वॉकर है वो क्रिटिसाइज करती है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एंड द हार्मफुल वैल्यू पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ मैन टू अनदर, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये भी दिखाती है कि हाउ पेट्रियार्कल सोसाइटी डैमेजेस बोथ मैन एंड वुमेन इमोशनली एंड सोशली। हार्पोज एक्सेसिव ईटिंग, हार्पो की जो एक्सेसिव ईटिंग है द कलर पर्पल के अंदर वो सिंबलाइज करती है उनके इमोशनल पेन, फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी को। जैसे ही सोफिया उसे छोड़कर चली जाती है, हार्पो को अकेला फील होता है और कन्फ्यूज्ड फील होता है, क्योंकि उसे ही इज़ अनेबल टू फिट इन टू द ट्रेडिशनल इमेज ऑफ पावरफुल एंड कंट्रोलिंग मैन, क्योंकि वो उस इमेज में आ ही नहीं पा रहा है जहाँ पर वो एक पावरफुल और कंट्रोलिंग इंसान है, ठीक है। फूड जो है, खाना जो है उनके लिए एक सोर्स बन जाता है इमोशनल कंफर्ट का, ठीक है। उनकी जो ओवर ईटिंग है वो उनकी इनर एम्प्टीनेस को दिखा रही है, डिप्रेशन को एंड लैक ऑफ इमोशनल बैलेंस को। एलिस वॉकर जो है इस बिहेवियर का इस्तेमाल करती है पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन को दिखाने के लिए टू नॉट ओनली ऑप्रेस वुमेन, वुमेन पे तो डालना ही है, बट ऑल्सो क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ मैन हु फेल टू मीट सोसाइटी स्टैंडर्ड्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, ठीक है। हार्पो की जो कंडीशन है वो देयरफॉर रिफ्लेक्ट कर रही है इमोशनल सफरिंग को बाय जेंडर रोल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। The narrator's secret journal in the yellow wallpaper. In the yellow wallpaper, narrator जो वो secretly एक जर्नल रखती है डिस्पाइट हर हस्बैंड जॉन्स स्ट्रिक्ट कंडीशन। भाई पति ने कहा था कि नहीं लिखनी है तुम्हें कोई नॉवल, फिर भी वो लिख रही है। सिंस शी इज़ डिनाइड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, कि भाई तुम्हें तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना है। ये बात कौन सा डॉक्टर सजेस्ट करता है, आई डोंट नो उस टाइम पे कैसे डॉक्टर्स होते थे, बट उनके महान पतिदेव ने ऐसी बात सजेस्ट की कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई आप जो फील कर रहे हो वो भी नहीं लिखना है, एंड द जर्नल बिकम्स हर इमोशनल आउटलेट। फिर भी वो लिखती है, क्योंकि एक जर्नल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उनका इमोशनल आउटलेट है, क्योंकि ना तो उनको बाहर निकलने दे रहे, ना किसी से मिलने दे रहे, ठीक है। डायरी एंट्रीज की मदद से जो रीडर्स हैं वो डायरेक्ट एक्सेस पाते हैं किस चीज़ की, थॉट जो ऑथर है उनके फियर, फ्रस्ट्रेशन और ग्रेजुअल मेंटल ब्रेकडाउन की, ठीक है। राइटिंग की मदद से जो है उनको एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी मिलती है इन अ हाईली रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। जो जर्नी है वो भी सिंबलाइज कर रही है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेट्रियार्कल कंट्रोल बिकॉज द नैरेटर सीक्रेटली प्रिजर्व्स हर वॉइस एंड आइडेंटिटी। दस ये जो सीक्रेट है जर्नल फंक्शन का, बोथ इसे एक साइकोलॉजिकल रिकॉर्ड भी देखा गया है एंड एज अ सिंबल ऑफ फीमेल सेल्फ एक्सप्रेशन एंड रिबेलियन, ठीक है। ड्रीम नैरेटिव इन सुल्तानाज ड्रीम जो है इसे एक फॉर्म ऑफ ड्रीम नैरेटिव लिखा गया है इन विच द नैरेटर एंटर्स द इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ लेडी लैंड, ठीक है।
दिस ड्रीम स्ट्रक्चर गिव्स राइटर्स फ्रीडम, ये जो है उनको राइटर्स को एक फ्रीडम दे रहा है टू इमेजिन अ सोसाइटी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रियार्कल रियलिटी। लेडी लैंड के अंदर वुमेन जो है एजुकेटेड है, साइंटिफिकली एडवांस्ड है, सोशली पावरफुल है, और मैन को जो है घर के अंदर रखा गया है। इस इमेजिनेटिव ड्रीम वर्ल्ड की मदद से रोकिया जो है क्रिटिसाइज कर रही है पुर्दाह को, किस चीज़ को, जेंडर इनइक्वालिटीज रिस्ट्रिक्शंस को जिन्हें वुमेन पर रखा जाता है। ठीक है, जो ड्रीम है नैरेटिव का also makes the social criticism more creative, symbolic and satirical. It allows the author to present feminist ideas in an engaging and thought-provoking manner. Holocaust imagery in the Sylvia Plath's poetry. सिल्विया प्लाथ जो है वो होलोकॉस्ट इमेजरी का इस्तेमाल करती है पोएम्स के अंदर, like Daddy and Lady Lazarus, to express deep emotional suffering and psychological trauma. रेफरेंस टू नाजीज का भी नाम लेती है, वहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, ऐश, स्वास्टिक्स एंड ज्यूइश विक्टिम्स जो है वो क्रिएट करते हैं एक शॉकिंग और डिस्टर्बिंग इमेजरी। ठीक है, प्लैथ्स यूजेस दीज हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मेटाफोरिकली टू डिस्क्राइब फीलिंग्स। अब सिमिलर यानी कि सिमिलर सिचुएशंस को जो है एक दूसरे से कंपेयर करना, तो उनका इस्तेमाल करती है क्या दिखाने के लिए, ऑपरेशन, फियर, विक्टिमाइजेशन और इमोशनल डिस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए। जो होलोकास्ट इमेजरी है वो इंटेंसिफाई हो जाती है किस चीज़ को लेकर, इमोशनल पावर ऑफ हर पोएट्री एंड कनेक्ट्स पर्सनल ट्रोमा विद कलेक्टिव हिस्टोरिकल वायलेंस। एट द सेम टाइम उनकी जो पोएम है वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, रिबेलियन, सर्वाइवल एंड डिजायर फॉर लिबरेशन एंड ऑप्रेसिव फोर्सेस। एमिली डिकिंसन कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेनहुड। एमिली डिकिंसन जो है वो प्रेजेंट कर रही है वुमेनहुड को एज इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट, इमोशनली डीप एंड रेजिस्टेंस टू सोशल कन्फॉर्मिटी। उनकी जो पोएट्री है वो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करती है इम्पोज्ड अपॉन वुमेन इन द 19th सेंचुरी सोसाइटी, स्पेशली द आइडिया कि वुमेन को चुप, डोमेस्टिक और सबमिसिव रहना चाहिए। ठीक है, डिकिंसन को इंडिविजुअलिटी, इमेजिनेशन, इमोशनल फ्रीडम और इनर स्ट्रेंथ पसंद है, वैल्यू करती है इन चीज़ों की। वो उनके लिए जो अनकन्वेंशनल पोएटिक स्टाइल है वो उनका खुद का तरीका है रिफ्लेक्ट करने का, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सोसाइटी एंड लिटरेरी नॉर्म्स। तो अपनी पोएम्स की मदद से जो वो जो है वुमेन को प्रेजेंट करती है एज थॉटफुल एंड कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड इमोशनल डेप्थ। उनका ये जो कॉन्सेप्ट है वुमेनहुड का देयरफॉर मूव्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल डेफिनेशंस। कन्फाइनमेंट, डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट इन वुमेन्स राइटिंग। डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट जो एक इम्पॉर्टेंट थीम है वुमेन्स लिटरेचर का, ठीक है, जहाँ पर फीमेल कैरेक्टर्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन विद इन द पेट्रियार्कल हाउस होल्ड्स। वुमेन जो है उनसे उम्मीद की जाती है कि वो घर का काम करती रहेंगी, उन्हें पर्सनल फ्रीडम नहीं चाहिए। येलो वॉलपेपर के अंदर जो कन्फाइनमेंट है वो द कन्फाइनमेंट इनसाइड द नर्सरी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नैरेटर्स मेंटल ब्रेकडाउन। अवेकनिंग के अंदर एडना पॉइंटलियर जो है स्ट्रगल कर रही होती है रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ ऑफ मैरिज एंड मदरहुड। विमेन राइटर्स जो है ऐसे डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट का इस्तेमाल करती है पेट्रियार्कल सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए, जो कि वुमेन की इंडिविजुअलिटी को सप्रेस कर रहे हैं, क्रिएटिविटी को और इंडिपेंडेंस को। ठीक है, ये जो थीम है ये हाईलाइट करती है कि कैसे रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिस जो है वो वुमेन को इमोशनली और साइकोलॉजिकली डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल सॉलिडारिटी इन द कलर पर्पल। फीमेल की जो दोस्ती है, सॉलिडारिटी है, यूनिटी है, एक सबसे इम्पोर्टेंट पावरफुल थीम है कलर पर्पल के अंदर। रिलेशनशिप्स सीली की शग एवरी के साथ, सोफिया के साथ, नेटी के साथ एक इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड कर रही है, हीलिंग एंड एम्पावरमेंट इन द पेट्रियार्कल सोसाइटी। फ्रेंडशिप, लव, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस की मदद से ये जो वुमेन है ये एक दूसरे की मदद करती है ऑपरेशन, वायलेंस और इमोशनल सफरिंग से बाहर निकलने के लिए। शग एवरी जो है वो एनकरेज करती है सिली को कॉन्फिडेंस लाने के लिए और इंडिपेंडेंस लाने के लिए, वाइल जो सोफिया है वो सोफिया की स्ट्रेंथ जो है वो इंस्पायर करती है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मेल डोमिनेशन। फीमेल सॉलिडारिटी देयरफॉर एक बहुत ही बड़ा सोर्स बन जाती है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और कलेक्टिव एम्पावरमेंट का। एलिस वॉकर जो है वो सिस्टरहुड को एक तरीका दिखाती है ऑफ पावरफुल फोर्स कैपेबल ऑफ चैलेंजिंग पेट्रियार्की एंड प्रमोटिंग इमोशनल हीलिंग एंड फ्रीडम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को
लिंक से आप जो है नोट्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, हर वीडियो में एक गिव अवे ऑफर होता है, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। 3 लकी विनर्स में से आप एक हो सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज many more videos are coming your way. Till then, stay focused, study smart and crush your exams. See you in the next